नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। आज बात दोस्तों करेंगे थोड़ी सी साइकिल की। जी हां, उसी साइकिल की जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। साइकिल से आप जानते हैं कि आदमी टकराता है, लड़खड़ाता है, गिर भी सकता है, लेकिन साइकिल से टक्कर होने पर बुरी तरह घायल हो जाए ऐसा कम ही होता है। मगर इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी साइकिल से टकराकर औंधे मुंह गिर सकती है, यह नजर आ रहा है। क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी साइकिल को कोसने में लगे हैं। मगर साइकिल से टकराकर मोदी जी बीजेपी को और जख्मी कर सकते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में अब चौथे फेज के मतदान के लिए जनता तैयार हो चुकी है। शुरुआती 3 चरणों के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी खेमे में हार की बौखलाहट महसूस की जा सकती है। खासकर बीजेपी नेताओं के बयानों को सुनिए तो समझ में आता है कि सत्ता हाथ से निकलने का ख्याल किस तरह उन्हें परेशान कर रहा है। बीजेपी के कई प्रत्याशियों के भड़काऊ बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। राशन देने के बावजूद नमस्ते न करना, दाढ़ी खींचकर चोटी बना देने की धमकी देना, इस तरह के बयान पहले सामने आए थे। अब डुमरियागंज के बीजेपी प्रत्याशी ने बीजेपी को वोट न देने वालों को गद्दार कहा है और इस तरह की बातें की जो किसी सार्वजनिक मंच से क्या परिवार वालों के सामने भी नहीं कही जा सकती है। लेकिन बीजेपी नेता धड़ल्ले से ऐसा कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के टॉप पदों पर, शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग ही इसकी राह उन्हें दिखा रहे हैं और मोदी जी का साइकिल वाला बयान इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आप जानते ही हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कल एक चुनावी रैली में कहा था कि गुजरात में जो बम धमाके हुए थे उसमें साइकिल पर बम रखे हुए थे। आइए जरा सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो साइकिल वाला बयान दे रहे थे उसमें क्या कुछ कह रहे थे। चलिए उस बयान को थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि वो हैरान हैं कि आखिर आतंकियों ने साइकिल को ही क्यों पसंद किया। आपको बता दूं दोस्तों कि पीएम नरेंद्र मोदी साल 2008 में गुजरात में अहमदाबाद में हुए बम धमाकों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हाल ही में आपको याद होगा कि 49 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। उनमें से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस बयान को सोशल मीडिया पर खूब इसके लेकर के चर्चा भी है और खूब इसकी आलोचना भी हो रही है। इसे जनता के अपमान की तरह भी देखा जा रहा है। अब पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके कहा है कि खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। आइए जरा पीएम नरेंद्र मोदी को पहले सुन लेते हैं, फिर अखिलेश यादव के ट्वीट को भी सुनते हैं। लेकिन चूंकि चर्चा साइकिल से हो चली है तो साइकिल की बात और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था, इसे पहले सुनते हैं। शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा, वहां भी काफी लोग मारे गए, लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया, यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वही साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ये बात हरदोई की सभा में कर रहे थे और साइकिल पर रखे हुए बम धमाके फूटे। खैर ये उनका प्रधानमंत्री का अपना अंदाज है बोलने का, उसी अंदाज को थोड़ा सा आपके सामने मैं रख रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल लगातार बातें कर रहे हैं। 3 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी और अमित शाह एक अंदाज में भाषण दे रहे हैं। उनके भाषणों को बीच बीच में आप लोगों के बीच लाता हूं और कई लोग, आप लोग तो सुनते ही होंगे जो इस एरिया से या इन चीजों में विश्वास करते हैं और अभी इसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस चुनावी राजनीति को अगर देखा जाए तो। खैर, इसी पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया। आज नहीं कहें, कल देर रात उन्होंने ट्वीट किया था और उस ट्वीट को सुनिए।
ट्वीट में लिख रहे हैं अखिलेश यादव की खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सरपट दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का अभिमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। इस फोटो के साथ आप देख रहे होंगे, बगल में फोटो भी है और इस फोटो के साथ विमान उड़ाता हुआ बच्चा साइकिल पर पीछे स्कूल से लौटता हुआ अपने पिता के साथ जा रहा है, या स्कूल जा रहा है या स्कूल से लौट रहा है, लेकिन साइकिल, इस साइकिल को लेकर के आज खूब चर्चा है। और क्या इस साइकिल के कारण, इस बयान के कारण बीजेपी घिर चुकी है? प्रधानमंत्री ने खुद अपनी पार्टी को बाहर निकालने की जगह और गिरा दिया, यानी कि धंसा दिया इस चुनावी समर में। ये भी समझेंगे, हमारे साथ विश्लेषक जुड़ेंगे, ये भी समझेंगे। बहुत सारी बातें हैं, तो ये खासकर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, ये हम आपके सामने रख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद। तो जाहिर है कि पीएम का दांव जो है वो बीजेपी पर उल्टा पड़ गया है और साइकिल का प्रचार बीजेपी के मंच से हो गया है, कह ही सकते हैं। तो एक तरफ बीजेपी मोदी जी के कारण फंस गई है और दूसरी तरफ आज सोनिया गांधी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो प्रचार किया, उसमें बीजेपी को उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना के इंतजाम और अलगाववाद, इन सारे मुद्दों पर जमकर घेरा है। आइए जरा सोनिया गांधी को भी सुन लेते हैं, क्योंकि इस चुनावी समर में सोनिया गांधी अभी तक नहीं आई थी। सोनिया गांधी ने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया है और अपने लोगों के बीच, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनके बीच उन्होंने जारी किया है इस वर्चुअल संदेश को, कह सकते हैं। आइए जरा सुन लेते हैं उसके कुछ पार्ट को, एक छोटे से पार्ट को। यह चुनाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने आपके बीच अलगाव पैदा करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। मेरे किसान भाई बहन इतनी मेहनत से देश के लिए अन्न उगाते हैं। इन 5 सालों में आपको ना तो फसलों का दाम मिला, ना खाद मिली और ना ही सिंचाई की सुविधाएं। आपके ऊपर कर्ज का बोझ है और आवारा पशु आपकी फसलों बर्बाद कर देते हैं। ठीक यही हाल नौजवानों का है। नौजवान अपने आने वाले कल के लिए मेहनत से पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने आपको घर बैठा दिया। सरकारी नौकरियों के 12 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन आपको नौकरियां नहीं दी गई। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम लोगों के घर चलाना मुश्किल हो गया है। मेरी बहनें पाए पाए जोड़कर अपना घर परिवार चलाती है, लेकिन महंगाई ने उनका जीवन दुभर कर दिया। मैं अपने आप को आपके परिवार का एक अटूट हिस्सा मानती हूँ। हम आपके जीवन को बेहतर बनाने वाली राजनीति के प्रति समर्पित हैं। हम आपको ऐसा विधायक देना चाहते हैं जो दिन रात आपके लिए काम करे और आपको मजबूत बनाने वाली योजनाएं बनाए। तो ये थी सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी के इस भाषण में एक खूबी आपको शायद समझ में आई हो कि इस छोटे से अंश में उन्होंने सब कुछ कह दिया है। उन्होंने किसानों की बात की, बेरोजगारी की बात की, आवारा पशुओं की बात की, खाद की बात की, महिलाओं की बात की, तमाम मुद्दों को उन्होंने रख दिया यहां सामने। और खासकर इसलिए भी क्योंकि ये तमाम मुद्दे जिस पर चुनाव होने चाहिए थे, खासकर उत्तर प्रदेश का चुनाव, वो उससे इतर
आतंकवाद, कानून व्यवस्था और इन सारी चीजों पे इस वक्त चुनाव लड़े जा रहे हैं। खैर, लेकिन इससे आगे बढ़ें दूसरी तरफ, प्रियंका गांधी, आप जानते हैं कि वो तो यूपी में लगातार सक्रिय हैं और लोगों का जो है वहां पर हम देख रहे हैं कि अपने अंदाज में अपनी बातें वहां रख रही हैं प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं और साथ में तमाम दूसरे दलों के नेता भी हैं। और अखिलेश यादव और इधर बीजेपी की तरफ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे यहां पर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ हों, सब एक दूसरे, और खासकर ये चुनाव दो पक्षीय चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चौथा फेज है दोस्तों, कल परसों चौथे फेज का चुनाव है, कल तीसरे फेज का चुनाव मतदान समाप्त हुआ है और तीसरे फेज के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी और भी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बार बार कि हम बहुमत के आंकड़े को चौथे चरण के मतदान के बाद पार कर लेंगे। क्या ऐसा होगा? तीसरे चरण में क्या कुछ हुआ है ये भी, लेकिन चौथे चरण के मतदान में जो एरिया है उसमें एक एरिया लखीमपुर खीरी का भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे और खासकर इस साइकिल की कहानी पर भी चर्चा करेंगे। तो चर्चा अभी बहुत सारी बातों की करनी है। उससे पहले आइए सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए तमाम वरिष्ठ साथियों का, पैनलिस्ट से हमारे जो हैं उनसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त 4 खास साथी जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं विजय शंकर सिंह जी को, पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ बैठते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं। कल इन्होंने अपने मत का प्रयोग भी किया है। तो आपका स्वागत करता हूं सिंह साहब, और स्वागत है हमारे साथी पॉलिटिकल एडिटर दीपक पाचपोर जी का, स्वागत करता हूं हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर हमारे अमलेंदु उपाध्याय जी का, और स्वागत करता हूं हमारे साथी उन्नाव से जुड़े हुए हैं अवनीश जी का। अवनीश जी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? सर आ रही है जी। अवनीश उन्नाव में हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्नाव में थे। हरदोई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्नाव पहुंचे थे और उन्नाव में भी वही बातें उन्होंने की जो बात उन्होंने हरदोई में की थी, और जो बयान हमने अभी जो बाइट उनकी दिखाई कि साइकिल पर रखे हुए बम और उन धमाकों और साइकिल का इस्तेमाल कहां होता है, और समाजवादी पार्टी के साइकिल के प्रचार का उन्होंने क्या मतलब, जो समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है उसका दुष्प्रचार करने की कोशिश में खुद यहां फंस गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पर तो बहुत सारी बातें अभी होंगी, लेकिन एक पहली प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा अवनीश से, क्योंकि उन्नाव में है। अवनीश, आज जब आप दिन भर उन्नाव में थे और वहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, और साथ में यह भी है कि प्रधानमंत्री ने साइकिल की सवारी पर जो बातें अपनी रखी हैं, इस पर आज आप दिन भर लोगों से प्रतिक्रिया ले रहे थे। क्या कुछ कह रहे हैं यहां के लोग, उन्नाव के लोग, जरा बताइए। सर, मैं सुबह 9 बजे उन्नाव आ गया था और यहाँ पर काफी लोगों से मेरी बातचीत भी हुई। मैंने ये जानने की कोशिश भी करी कि यहाँ का क्या माहौल है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं, तो सबसे बड़ी बात ये आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये रैली भाजपा के लिए करी थी कि सपा के लिए करी थी। ये एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि उन्होंने भाजपा के मंच से सपा को एक मुद्दा दे दिया, और मुद्दा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि उन्नाव में जो 6 विधानसभा है, विधानसभा में सुबेरे से विपक्ष प्रचार करने में लगा है कि ये साइकिल का अपमान नहीं है, गरीब मजदूर के वाहन का अपमान है, क्योंकि ये जो बेल्ट है ये बेहद यहाँ पर गरीबी रेखा के लोग भी नीचे रहते हैं, मजदूर भी रहते हैं, किसान भी रहते हैं, और ज्यादातर वो साइकिल पर चलते हैं। और सुबेरे से सिर्फ एक चीज, अवनीश की आवाज शायद कट रही है, वो शायद ट्रेवल कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन अवनीश जो बातें रख रहे हैं करने वाला है। हाँ, जी अवनीश जी। जी मैं ये कह रहा था सर कि जो दिन भर से हमने चीज देखी है कि ये मुद्दा, साइकिल मुद्दा, अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, और विपक्ष ने इसको इतने तगड़े ढंग से जनता के बीच पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया है कि वो हर एक साइकिल।
अवनीश की आवाज कट रही है, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव बातें यहाँ रख रहे यहाँ हैं। पर और हो ये सकता है। सूचनार्थ इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई में ये बयान देते हैं, उन्नाव पहुंचते हैं और लगातार अब कल से लेकर आज तक और भी कई बाइट्स सुनाएंगे हम आपको। योगी आदित्यनाथ की बाइट, आज की बाइट भी सुनाएंगे। आज भी आतंकवाद की बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी ने भी आतंकवाद की बात को यहां जोड़ा है। लेकिन अवनीश, अगर हमारी आवाज आप तक आ रही हो तो अपनी बातों को पूरा कीजिए। बीच बीच में आपकी आवाज कट रही है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं, क्योंकि फर्स्ट हैंड उन्नाव में परसों चुनाव है और उन्नाव के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, और इसलिए भी वहां क्योंकि आप वहां मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी कल थी, हरदोई के बाद वहां पहुंचे थे और साइकिल की सवारी और साइकिल निशान पर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। सर, उन्नाव में दो चीजें बेहद मायने रखती है जो इस बार देखने को मिलेगा, जो तीसरे चरण में भी देखने को मिला था कि यहाँ पर जो वोटर है वो बिल्कुल तीसरे चरण के तरीके गोलमोल बातें कर रहा है। वोटर ही अब जो यहाँ के प्रत्याशी उनको गुमराह कर रहा है। तो पहली चीज ये है कि जो साइलेंट वोटर है वो किस तरफ जा रहा है, ये जो है सबसे बड़ा दिक्कत है, विषय चारों दलों के लिए बना हुआ है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही समाजवादी पार्टी को मुद्दा दे दिया है साइकिल का। अब यहाँ की 6 विधानसभाओं में पिछले 24 घंटे के अंदर आग की तरीके ये वीडियो वायरल किया जा रहा है और भेजा जा रहा है कि साइकिल पर सवारी करने वाला हर व्यक्ति आतंकवादी है। और कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक हो चुका है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ की 70% आबादी ऐसी है जिसके पास बड़ी गाड़ियां नहीं है और मोटरसाइकिलें नहीं है। ज्यादातर वो लोग साइकिल पर ही चलते हैं। तो सर, कहीं ना कहीं इसका साइकिल सवाल खड़ा करना बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी अवनीश, आपसे फिर जुड़ेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और हमारे दूसरे साथी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उत्कर्ष दीक्षित जी जुड़ गए हैं, और उत्कर्ष जी जुड़े हुए हैं लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से शायद डिस्कनेक्टेड है, लेकिन मैं चाहता हूं, क्योंकि लखीमपुर खीरी में भी परसों चुनाव है और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह ये भी है। और उत्कर्ष जी, जब किसानों को रौंदा गया था उसके पीछे ही थे, प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, इसलिए भी उत्कर्ष जी हमारे साथ। उत्कर्ष जी, आवाज आ रही है हमारी आप तक? डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन चूंकि लखीमपुर खीरी रिमोट एरिया भी है और थोड़ा सा मैं चाहूंगा, क्योंकि ये प्रत्यक्षदर्शी भी हैं और बहुत नजदीक से देख रहे हैं, चुनाव है परसों और वहां की स्थिति को भी समझना चाहेंगे। जब आतंकवाद की बात हो रही है, आतंकियों की बात हो रही है और साइकिल की बात हो रही है, तो ये मुद्दे कितने महत्वपूर्ण होंगे चौथे चरण के लिए। इसलिए भी तो उत्कर्ष जी को जोड़ने की कोशिश कीजिए हमारे साथ, अगर जुड़ जाते हैं तो उनकी बातें हम सुन लें। फिर हमारे जो 3 खास और पैनलिस्ट हैं, सिंह साहब हैं, वो भी बहुत नजदीक से देख रहे हैं और कानून व्यवस्था को उन्होंने अपने पूरे जीवन उसी पे काम किया है, तो और भी नजदीक से देखा है उन्होंने, तो उनकी बातें भी सुनेंगे हम। और साथ में हमारे 2 साथी और भी हैं, थोड़ी देर बाद प्रशांत टंडन जी भी जुड़ेंगे, उनकी बातें भी हम सुनेंगे। तो अगर जुड़ पाए उत्कर्ष जी तो उनको जल्दी से जोड़िए। लेकिन एक बार फिर से आना चाहूंगा अवनीश जी आपके पास। अवनीश, ये जो पूरा का पूरा आप बता रहे हैं, खासकर उन्नाव की बात, लेकिन कल कानपुर में आप थे, वहां भी मतदान की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हुई है। कानपुर में देहात और शहर नगर मिलाकर के 14 सीटें हैं और वहां और खासकर तीसरे फेज में वो जो पूरा एरिया है उससे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, और खासकर यह भी जानना चाहूंगा कि बीएसपी के जो वोटर्स हैं क्या अभी भी बीएसपी के साथ बने हुए हैं या उसमें भी कहीं अलगाव दिखाई दे रहा है? सर, तीसरे चरण का मतदान अगर हम कानपुर नगर और देहात की बात करें और खास तौर से युवाओं की बात करें, तो पहली बार ऐसा कानपुर नगर और देहात में देखने को मिला है कि जो युवा वोट करके बाहर आ रहे थे वो खुल के किसी दल का नाम नहीं ले रहे थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपने किस मुद्दे पर वोट किया है, तो उनका एक ही सवाल था, रोजगार। उन्होंने का साफ बोला कि मैंने उसको वोट किया है जो हमें रोजगार देगा। और ऐसे कई वीडियो भी थे जो मैंने आपको भेजे भी हुए हैं, कई और मैक्सिमम लोगों ने रोजगार की बात कही सर। और जो दूसरी बात आपने कानपुर देहात की पूछी, तो कानपुर देहात में भी आवारा पशुओं की जो मुद्दा विपक्ष उठाता रहा है वो काफी हावी रहा है। तो इसका नुकसान, रोजगार और आवारा पशुओं का नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कानपुर नगर व देहात की सीटों पे उठाना पड़ेगा, क्योंकि 14 में 11 सीटें यहां पर इनकी हैं।
14 में 11 सीटें जो हैं वो पिछली दफा बीजेपी के पास थी। इन 11 सीटों में जी अवनीश बीच बीच में आप जहां हैं वहीं रुके रहिए, चलिए मत, उससे थोड़ा कनेक्शन में शायद दिक्कत आती है, लेकिन आप अपनी बातों को रखिए। 14 में 11 सीटें पिछली दफा बीजेपी के पास थी, लेकिन अब क्या दिखाई देता है? सर, अगर हम कानपुर नगर की बात करें तो 11 सीटें तो आती हुई नहीं दिख रही हैं। ये तो 10 तारीख को क्लियर होगा कि 11 सीटें इनकी आती हैं, सॉरी 14 में 11 आती नहीं दिख रही हैं। अगर हम कानपुर नगर की बात करें तो कानपुर नगर में इनके पास 7 सीटें थी, उसमें भी 2 से 3 सीटें माइनस हो रही हैं। और देहात में 4 सीटों पर इनका पूरा कब्जा था, 4 सीटों पर, वहां पर 2 सीटें, एक सीट ऐसी है जिसको आप तो ये कह सकते हैं कि उस सीट से मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, मंत्री की स्थिति बड़ी कमजोर है वहां पर एक सीट रसूलाबाद है। 2 सीटें ऐसी जहां पर अभी साफ तौर पर आप नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी इन पर वापसी कर रही है। तो 2 सीटों का नुकसान कानपुर देहात में होता दिख रहा है, और 7 सीटें जो कानपुर नगर में इनके पास थी उसमें 2 से 3 सीटों का नुकसान इनको कानपुर नगर में हो रहा है। तो टोटल अगर हम 14 सीटों की बात कर लें सर, तो इनके 11 में 4 सीटें माइनस हो रही हैं, तो 14 में 6 या 7 सीटें इनकी आती हुई दिख रही हैं सर। और उन 6-7 में भी कांटे की टक्कर है सर, क्योंकि बसपा का वोटर सर बेहद साइलेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि जो चीजें सामने आ रही हैं, बसपा का वोटर बुरी तरीके से बट गया है, सपा में भी गया है, बसपा में भी गया है और कांग्रेस में भी गया है। आप सुन रहे हैं अवनीश बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कानपुर में कल थे और उसके अलावा आज उन्नाव में हैं। उन्नाव की बात भी हम इनसे पूछ रहे थे अभी, और साथ में अगर जोड़ना, उत्कर्ष जी शायद अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक बयान योगी आदित्यनाथ का आज का बयान जो है वो सुनाता हूं, और इसके बाद फिर अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए सुनते हैं योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आतंकवाद पे। अभी गुजरात की एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है, और भाइयों बहनों उनमें से 8 लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है, उसका अप्पा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अप्पा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था, और मैंने इसीलिए पहली बार कहा था पिछली बार भी, वो समाजवादी पार्टी का वहां पर सक्रिय कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने प्रदेश की सुरक्षा के साथ और देश की सुरक्षा का खिलवाड़ किया है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि क्या राजनीति इतनी बड़ी हो गई है कि हम अपनी जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ और प्रदेश और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके राजनीति करें? लेकिन यह कुकृत्य समाजवादी पार्टी कर रही है, और इसलिए भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी को दिया जाने वाला कोई भी समर्थन का मतलब आतंकवाद को और माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देने जैसा है। अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को प्रदेश के संसाधनों पर डकैती डलवाने के लिए सीधे उनके लिए कालीन बिछाने जैसा है। और मुझे लगता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति ये भूल कभी नहीं करेगा, और मुझे लगता है पहले ही चरण से हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। तो आखिरी सेंटेंस आप लोगों ने सुना होगा। ये जो अभी बहुत सारी बातें तो कर रहे थे, लेकिन फिर साइकिल की बात और साइकिलों पर बैठकर जगह जगह विस्फोट की बात। क्या अभी जो हमारे साथी अवनीश जी कह रहे थे कि एक मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए बीजेपी ने कल से दे दिया है और साइकिल का प्रचार जो है वो भरपूर हो रहा है। अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कहेंगे? साइकिल का प्रचार एक नहीं, दोनों तरफ से, पक्ष भी विपक्ष भी, भाजपा कमल की जगह साइकिल के प्रचार में लग गई है।
राजीव जी, मुझे तो लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को हटाने की जो लगता है वो सुपारी टाइप की ले ली है। मतलब अब तक उनकी जितनी भी बातें सामने आ रही है उससे वो साफ जाहिर हो रहा है कि वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार जो है भारी बहुमत के साथ बने। और उनकी सारी बातें जो है इसी तरीके की जो है समझ में आ रही है कि वो जो भी कुछ कह रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसका यही जो है तात्पर्य सीधे से निकल रहा है। अब जिस साइकिल की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने कल भी बताया था कि साइकिल अकेला समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है। आंध्रा और तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी का भी चुनाव चिन्ह साइकिल है, और जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जिसके नेता प्रोफेसर भीम सिंह हैं, इंटरनेशनल फेम के आदमी हैं, उनकी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो साइकिल है। तो आप कहां कहां साइकिल को आतंकवादियों की बताएंगे भाई। दूसरा, प्रधानमंत्री का जो मैंने बताया था कि 2017 का एक ट्वीट है जिसमें वो खड़े हुए हैं साइकिल के ऊपर, और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जो उनके बगल में खड़े हुए हैं, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। तो अगर ये सब साइकिल जो आतंकवादियों के पास है, तो प्रधानमंत्री के पास कौन सी साइकिल है, या प्रधानमंत्री ये भी बताने का कष्ट करें। और आप हर साइकिल वाले को आतंकवादी बता देंगे। प्रधानमंत्री, क्योंकि देखिए, अगर प्रधानमंत्री ने सही मायनों में चाय बेची होती तो प्रधानमंत्री साइकिल चलाने वाले का दर्द भी समझते हैं कि साइकिल चलाने वाला किस दर्द के साथ साइकिल को चलाता है। साइकिल जो है इस देश की, कहा जाए कि एकदम से जीवन वाहिनी है। प्रधानमंत्री उन साइकिल चालकों के ऊपर जो कड़ा प्रहार कर रहे हैं, यही जो उनका असली चरित्र है, जिनके व्यापार में खून है। तो ये व्यापार में खून का स्वरूप जो ये सामने बार निकल करके आता है कि गरीबों और दलितों और खासतौर से जो निचले तबके के लोग हैं, उनके खिलाफ जो उनकी घृणा है वो बार बार निकल कर प्रधानमंत्री की वो उनके चीजों में सामने निकल करके आती है। और कल भी जो है उन्होंने जिस तरीके से सामने आया है, ये साफ जाहिर करता है कि उनके मन में जो है वो गरीबों के लिए और आम लोगों के लिए कितनी ज्यादा घृणा जो है उनके मन में है। मुझे लगता है कि ये काफी बूमरैंग करेगा, और ये मसला जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इसको उठा रही है, और ये जितना आप साइकिल कहेंगे उतना मुझे लगता है कि इनको नुकसान होता चला जाएगा। क्योंकि साइकिल पे चलने वाला हर आदमी जब इसको अपने दिल से ही करके चल रहा है कि भाई ये प्रधानमंत्री तो हमको क्या है साइकिल, तो साइकिल जो है वो मुझे लगता है प्रधानमंत्री को सोच समझ के थोड़ा बोलना चाहिए था। लेकिन चूंकि वो प्रधानमंत्री है, कुछ भी बोल सकते हैं, अधिकार उनको मिले हुए कुछ भी बोलने के लिए, तो उन अधिकारों का वो अपना प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं तो फिर यही बात कहूंगा कि वो जो बातें कर रहे हैं उससे निश्चित तौर पर जितनी बार उत्तर प्रदेश में आते हैं समाजवादी पार्टियां कुछ ना कुछ फायदा करके चले जाते हैं। अब ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो सब उठापटक चल रही है उसकी वजह से भी प्रधानमंत्री चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने, और चूंकि समाजवादी पार्टी यहां बड़ी पार्टी के रूप में है तो उसकी सरकार बन जाए तो प्रधानमंत्री को कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति जो है उसके तहत ही प्रधानमंत्री साहब इस तरीके से कुछ कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार जो है वो भारी बहुमत के साथ बन जाएगा। बिल्कुल अमलेंदु जी, हम हमारे साथ उत्कर्ष दीक्षित जी जुड़ गए हैं। उत्कर्ष जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी भाई साहब नमस्कार जी, आ रही है आपकी आवाज। लखीमपुर खीरी पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा है, और अब चुनाव जो है, चौथे फेज का चुनाव, परसों चुनाव है और लखीमपुर खीरी में भी चुनाव है। और खासकर जो घटना किसानों को रौंद कर मारा गया था वो घटना वहां घटी थी। अभी आपसे जब आप कनेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन मैं बता रहा था कि जिस दिन वो घटना घटी थी, जिस वक्त वो घटना घटी थी, उस वक्त आप वहीं थे। जरा बताइए कि अब आज की तारीख में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक सब आतंकवाद और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ऐसे में लखीमपुर खीरी के लोग, मतदाता क्या कुछ सोच रहे हैं, और क्या उनके जहन में वो दिन भी, उस दिन की घटना भी है? और जब चुनाव में मतदान के दिन वोट डालने जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि ये सारी घटनाएं भी जब बटन दबाएंगे तो ये सारी घटनाएं भी उन्हें याद आएंगी? क्या कुछ कह रहे हैं वहां के लोग? आप तो बहुत नजदीक से देख रहे हैं, जमीन पे हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस चैनल पर मुझे इनवाइट करने के लिए। और जहां तक रही बात उस कांड की, जो बलवीरपुर कांड, तिकुनिया कांड हुआ था, जिसमें माननीय मंत्री जी अजय मिश्रा टेनी जी के सुपुत्र अभी बहुत जल्द ही जेल से बाहर आए हैं जमानत पर। तो क्योंकि लखीमपुर की जो जातीय समीकरण है उसमें ब्राह्मणों का एक बहुत विशेष रोल है, और उस दिन जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वो कहीं ना कहीं एक प्लान्ड साजिश के तहत वो पूरा घटनाक्रम हुआ था। क्योंकि जब सुबह हम लोग वहां जा रहे थे उस समय लगभग
आप माने तो 3000 से 4000 सिख भाई जो हैं वो अलग अलग मोटरसाइकिलों और गाड़ियों से हमको क्रॉस करके वहां पहुंचे थे और किसी भी तरीके का बैरिकेड नहीं था जहां उनको रोका जाता और अंततोगत्वा वो पूरा एक प्रकरण शाम तक घटनाक्रम हो गया था। उसके बाद जब हम लोग, क्योंकि वहां थे, हम लोगों ने साक्षात्कार देखा था और हम ये समझ रहे थे कि ये वहां पर स्थिति ऐसी नहीं थी कि ये सब होता, लेकिन किया गया। बाद में जिस तरीके से अजय मिश्रा टेनी जी के ऊपर दबाव आया कि उनको पद से हटाया जाए और उनको मंत्रिमंडल से भी हटा दिया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई हो और बाकी चीजें, लेकिन क्योंकि लखीमपुर जिले और इसके आसपास के 3-4 जिलों में ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है ये, और अगर इस तरीके का पद से हटाना अजय मिश्रा टेनी को किया जाता तो उसका असर इस चुनाव पर भाजपा के विरोध में जरूर पड़ता। इसलिए जहां तक मेरा मानना है, माननीय मंत्री जी को ना हटाया गया और क्योंकि उनका कोई उससे लेना देना भी नहीं था, वो दूर दूर तक माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ थे और उनको इस पूरे घटनाक्रम की भनक भी नहीं थी। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता और इस समय ब्राह्मण, क्योंकि उनको रोकना था, भाजपा को ब्राह्मण वोट बैंक अपने साथ संगठित रखना था, इसलिए अजय मिश्रा टेनी जी को अपने साथ अगवाकार बना के, मंत्री बना के रखना भाजपा के लिए बहुत आवश्यक भी था। आवश्यक था, लेकिन अब वो तो घटनाक्रम की बात कर रहे हैं, लेकिन जब अब परसों मतदान है और क्या ब्राह्मण वोट को रोक कर रखना, क्या लगता है कि भाजपा इसमें सफल हो पाई है उत्कर्ष जी? इसमें मैं एक और चीजें कहना चाहूंगा कि यहाँ पर भाजपा का लखीमपुर खीरी में एक तरीके से देखा जाए तो एक अंतर्द्वंद भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो कि माननीय सांसद जी के साथ उस समय सांसद के टिकट की दावेदारी भी कर रहे थे पिछले लोकसभा चुनाव में, जबकि माननीय अजय मिश्रा टेनी जी का उसमें टिकट हुआ और वो विजयी हुए। और वो अंतर्द्वंद के चलते हुए यहाँ पर एक अलग लॉबिंग भी है जिसका असर कहीं ना कहीं विधानसभा सीटों पर दिखेगा। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बहुत नेक टू नेक फाइट है, कहना मुश्किल है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा का एक तरफा है और जहां तक एक आध सीट मैं कह सकता हूं सपा के भी एक तरफा दिख रही है। तो ओवरऑल एक मिक्स नेचर यहाँ पर है। लखीमपुर खीरी में अगर मैं देखूं 8 विधानसभा सीटें हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत स्पष्ट रूप से कहना कि सारी सीटें किसी एक पार्टी को जा रही हैं, ये अतिशयोक्ति होगी। क्लियर बात आप कर रहे हैं, बहुत आप जुड़े रहिए, अभी चर्चा को हम जारी रखे हुए हैं। अब सीधा आना चाहूंगा आपके पास सिंह साहब, विजय शंकर सिंह जी आपके पास, और आप अभी 3 लोगों की आपने बातें सुनी, अमलेंदु उपाध्याय जी की बात आपने सुनी और साथ में हमारे 2 साथी जो हैं जमीन पे हैं, अलग अलग जगहों पे लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं, उत्कर्ष दीक्षित जी और अवनीश कुमार जी जुड़े हुए हैं उन्नाव से। और इन सब के बीच साइकिल की सवारी और साइकिल पर बम, ये बहुत तेजी से कल से वायरल हो रही है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से ये बात कही है, सब अपने अपने ढंग से कह रहे हैं। आपसे यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। साइकिल पर, हालांकि जो वर्डिक्ट है उस वर्डिक्ट में साइकिल का जिक्र कहीं नहीं है, सफेद कार की बात है, साइकिल की बात नहीं है। एक तो साफ साफ यहां लगता है कि कहीं ना कहीं जनता को या वोटर्स को बरगलाने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां साइकिल का जिक्र कर दिया है, जबकि वहां कार की बात है, कार का जिक्र है वहां पर। खैर, और दूसरी चीज कि क्या इसका असर अब चौथे फेज पर पड़ेगा? हालांकि उन्नाव से अवनीश कह रहे हैं कि यहां पर लोग बातें कर रहे हैं और एक मुद्दा दे दिया है। क्या आपको भी लगता है कि भाजपा ने अब समाजवादी पार्टी को एक मुद्दा दे दिया है और इसका असर आने वाले फेजेज में, न सिर्फ चौथे फेज, 5वें, 6वें, 7वें फेज पर भी पड़ेगा क्या? नमस्कार। अवनीश की बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी। एक तो इसलिए कि ये उन्नाव में है और कानपुर से भी संपर्क है इनका, कल कानपुर में भी थे, तो मुझे इनकी बात में काफी दम लगा। और दूसरी बात जो अमलेंदु जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा दे दिया, वो जान कर दिया है या अनजान कर दिया है या भाजपा के अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से दिया है, ये दोनों ही बातें बहुत ही गौरतलब है। तीसरी चीज, मुद्दा क्या है? मुद्दा अगर कानून व्यवस्था है तो उस पर बात हो, आतंकवाद है तो उस पर बात हो, और जहां तक बम विस्फोटों में वाहन का सवाल है, साइकिल से भी घटनाएं हुई हैं, कार से भी घटनाएं हुई हैं, स्कूटर से भी घटनाएं हुई हैं, बच्चों के खिलौने से भी घटनाएं हुई हैं, ट्रांजिस्टर से भी घटनाएं हुई हैं, टिफिन बॉक्स से भी घटनाएं हुई हैं।
बम ले जाने के तरीके अलग अलग बदलते रहते हैं और आतंकवादी कोई एक तरीका नहीं अख्तियार करते, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि एक्सपोज हो चुका है। दूसरी चीज, अगर आतंकवाद से इतनी ज्यादा दिक्कत है सरकार को, तो इन्होंने फिर प्रज्ञा ठाकुर को टिकट क्यों दिया भोपाल से? वो एक आतंकवाद के ही मुकदमे में मुलजिम है और अभी उनके मुकदमे का फैसला नहीं हुआ है, वो अंडर ट्रायल है, ऐसे को क्यों दिया? बात जब सिंगापुर के प्रधानमंत्री जी ने कही कि वहां इतने लोग अपराधी तत्व के हैं, तो सरकार उनको बुला के नाराज होने लगी उनके राजदूत से। लेकिन दूसरी चीज, उन्होंने जो भी कहा उस पर नाराज होने की कोई बात नहीं थी, बात तो आत्ममंथन की थी। आप मेरे अंदर कोई दोष निकालें और मैं आप पे नाराज हो जाऊं, तो कमी मेरे में है, आप में नहीं है। आपने मुझे एक अवसर दिया कि मैं देखूं कि मैं अपने दोष का कितना निवारण कर सकता हूं। दूसरी चीज, अब राजनीतिक बात करें तो अब जैसा अविनाश ने कानपुर के बारे में बताया है, तो कानपुर देहात की तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है क्योंकि मैं वहां जा नहीं पाया, लेकिन कानपुर नगर में काफी रहता भी यही हूँ और काफी लोगों से परिचय है, तो बिल्कुल उनका कहना सही है कि पिछली बार 7 सीट से 2 या 3 सीट में ये सिमट सकते हैं। तीसरी बात, साइकिल को लेकर मुद्दा गांव में बहुत बनेगा, ये बड़ा भावनात्मक मुद्दा है। साइकिल से अटैचमेंट होता है, हम सब लोग साइकिल चलाए हैं। बचपन में पहले साइकिल बड़ी हुलस से मिलती थी और तब साइकिल ही साइकिल चलाया करते थे, चाहे कॉलेज में जाए, चाहे यूनिवर्सिटी में जाए, किसी से मिलने जाए, तब भी। धीरे धीरे अब कॉलेज में भी साइकिल कम हो गई, थोड़ी सी पैसा आने लगा, समृद्धि आने लगी, तो लोग बाइक पर आ गए हैं। अब फिर जैसे लोग नीचे जा रहे हैं तो हो सकता है कल फिर साइकिल आ जाए, पेट्रोल की कीमतें जैसे बढ़ रही है वैसे फिर साइकिल आ जाए। लेकिन साइकिल ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिसको कि मुद्दा बनाया जा सकता था कि आतंकवाद के रूप में। अब नरेंद्र मोदी ने बहुत सही बात कही कि तेलुगु देशम पार्टी का भी चुनाव चिन्ह साइकिल है, प्रोफेसर भीम सिंह की पार्टी का भी चुनाव चिन्ह साइकिल है। तो ऐसा तो नहीं कि तेलुगु देशम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आतंकवादी हो गए और भीम सिंह साहब कश्मीर में आतंकवादी हो गए। तो ये बैठे बिठाए उन्होंने एक मुद्दा दे दिया, बजाय रोजगार पर बात करने के। इस पर ये सब जवाब देने के कि 5 साल में कोई भर्तियां क्यों नहीं हुई, कोई भर्ती आखिर भर्तियों को इस तरह से क्यों ऑर्गेनाइज किया गया, क्यों अदालती पचड़े में फंसती रही। अब जाके कहा कि आवारा पशुओं की व्यवस्था 10 तारीख के बाद की जाएगी, जबकि आवारा पशुओं को लेकर सारे अखबारों ने, सारे चैनल्स ने, यूट्यूब्स ने, गांव-गांव में सबने आज से नहीं बल्कि 3-4 साल से सवाल उठाना शुरू किया है किसानों, लेकिन उसको नजरअंदाज करते गए। दरअसल हुआ क्या, जहां तक मेरा अपना अनुमान है, और हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बेसिकली, जिनका लंबा इतिहास है, अगर आप आरएसएस से जोड़िए तो इनके लंबे इतिहास में कभी भी इन्होंने जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया ही नहीं है। इन्होंने हमेशा भावुकता भरे मुद्दों से उठाया है। आप भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक देखिए, इनकी सारी कार्यकारिणी की बैठक हिंदुत्व पर टिकी रहती है, मंदिर पर टिकी रहती है, इस पर बिल्कुल टिकी नहीं रहती कि लोगों को रोजगार कैसा बढ़े। इनकी आर्थिक नीति क्या, आप किसी भी भाजपा के नेता से पूछिए कि आपकी आर्थिक नीति क्या है, वो भी वो नहीं बताएंगे। अगर वो कहते हैं कि हमारी आर्थिक नीति पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ है, तो पूंजीवादी व्यवस्था में इनकी आर्थिक नीति नहीं है। जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो ये सारी संपत्ति बेचने लगते हैं, तो पूंजीवाद का सबसे क्रूरतम रूप आता है क्रोनी कैपिटलिज्म, उसमें आ चले आते हैं। तो जब आपकी कोई आर्थिक सोच ही नहीं है, ये वैसे ही है कि हमने इम्तिहान में तैयारी जिस चीज की थी वो आया नहीं, और जो आ गया वो कभी पढ़ा नहीं, तो बौखलाहट में जब कॉपी आई है तो हम कुछ न कुछ लिखना शुरू करेंगे। तो मेरा कहना है कि ये इस तरह से इन मुद्दों से जो इन्होंने साइकिल का मुद्दा उठाया है, इसका असर बहुत होगा। और पूर्वांचल तो बहुत ही भावुक इलाका है और चीजें बड़ी तेज फैलती हैं। अब यही अगर कहने लगे कि भाई साहब साइकिल का आतंकवाद से क्या मतलब है, जैसे लखीमपुर खीरी से सज्जन जुड़े हैं उत्कर्ष जी, उन्होंने बताया वहां पर मंत्री जी के बेटे ने कार से किसानों को रौंद दिया, उनकी जमानत हो गई, मंत्री जी को हटाने की पूरी कोशिश की गई, सारी मांग रही, उन्होंने नहीं हटाया। इससे साफ जाहिर है कि इनका अपराध के प्रति भी कोई बहुत नरम रवैया नहीं है। एक सिलेक्टिव अप्रोच है कि आपके साथ है तो आप उसे अपराध में महत्वपूर्ण स्थान दे देते हो, जो आपके साथ नहीं है वो आपके लिए आतंकवादी बन जाता है। बुलडोजर की जहां तक बात करिएगा, पूर्वांचल में बहुत से माफिया ऐसे हैं, मेरे बनारस में है, कुछ और भी जगह हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बिल्कुल बचे, उन पर कुछ नहीं हुआ है, बाकियों पर हुआ है। तो जनता ऐसा नहीं कि देखती नहीं है, जनता बहुत होशियार, वो बहुत जानती है, वो कहती नहीं है,
वो तो सोशल मीडिया है तो थोड़े बहुत लोग कहने लगे हैं, लेकिन बहुत साइलेंटली चलती है। 77 के इलेक्शन में हम लोग उसमें यूनिवर्सिटी में BHU में पढ़ रहे थे, उस दौरान जब इंदिरा गांधी का इलेक्शन हो रहा था इमरजेंसी के तत्काल बाद, किसी को ये नहीं आभास था कि इंदिरा गांधी हारेंगी, लेकिन ऐसा हुआ कि यूपी और बिहार में एक भी सीट उनको नहीं मिली। तो बहुत ही साइलेंट वोटर का भी जो खतरा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अमरेंद्र जी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्योंकि इनकी ज्यादा इस पर नजर रहती है, लेकिन मैं अपने अनुमान से बता पा रहा हूं कि अनावश्यक रूप से एक मुद्दा इन्होंने समाजवादी पार्टी को दिया है और ये बौखलाहट की वजह से है। और चौथे चरण में भी जो हमारी जो जानकारी है, कम से कम उन्नाव के बारे में और बाकी और जो आसपास के लखनऊ के बारे में लोगों से बातचीत होती रहती है, वहां भी स्थिति कोई बहुत अच्छी भाजपा की नहीं है, टकराव ज्यादा है। और आगे क्या होता है वो तो 23 तारीख की शाम 5 बजे के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपनी भाषण कला का स्तर गिराया है, और आज से नहीं गिरा रहे, गिरा तो बहुत दिन से रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, पिछले गुजरात के चुनाव में इन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें पाकिस्तान ISI के चीफ थे, फॉर्मर चीफ, और रॉ के फॉर्मर चीफ थे। उसमें मनमोहन सिंह और कुछ और लोग नेता इकट्ठे हुए थे और तख्ता पलट की बात की गई थी। ये भी आधा सच है और आधा झूठ है। सच क्या है कि ISI चीफ असद दुर्रानी साहब और हमारे रॉ के चीफ AS दुल्लत साहब ने मिलकर किताब लिखी थी, स्पाइंग पर जासूसी पर किताब लिखी थी। उसका विमोचन हुआ था। विमोचन के लिए कुछ राजनयिक भी आए थे, कुछ पुराने अफसर भी आए थे, कुछ मंत्री भी आए थे, यशवंत सिन्हा भी थे, मनमोहन सिंह भी उसमें गए थे। शाम को डिनर था, मनमोहन सिंह उसमें नहीं गए थे। और जब ये बात फैली तो फिर हंगामा हुआ। फिर पार्लियामेंट में अरुण जेटली को कहना पड़ा कि नहीं, हम देशद्रोह का इल्जाम नहीं लगाते और हम इनको देशद्रोही कह ही नहीं सकते और हम इसके लिए अफसोस जताते हैं। दरअसल उस समय यही कहना था कि हमें ऐसा साबित कर दें कि देश के लिए सिर्फ हम ही समर्पित हैं, हम ही देश की रक्षा कर सकते हैं, बाकी सब या तो देशद्रोही हैं या देश विरोधी हैं। तो ये चीजें अब बहुत चीज खुलने लगी है सामने, लोग समझ गए हैं और लोग ये भी समझ गए हैं कि राष्ट्र निर्माण का मतलब ये नहीं होता कि समाज को बांट दिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि एक अनावश्यक मुद्दा उछाला गया है जिसका नुकसान भाजपा को अगले चरणों में मुझे लगता है पड़ेगा। जी अवनीश जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा। अवनीश, उन्नाव में आप हैं, उन्नाव कांड काफी सुर्खियों में रहा है, क्या इसकी चर्चा भी अब जबकि चुनाव है 2 दिन बाद मतदाताओं के बीच, आप काफी मतदाताओं के बीच गए, काफी लोगों के बीच आपने आज दिन भर बिताया है, इसलिए क्योंकि बिल्कुल फ्रेश इंफॉर्मेशन आपसे चाहता हूं, क्या उन्नाव कांड को लेकर के भी कोई चर्चा कर रहे हैं लोग? सर देखिए, आपको बता दूं कि जो उन्नाव कांड था वो यहाँ का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी कार्रवाई कर दी हो या कुलदीप सेंगर जेल में हो, सारी चीजें कुछ भी हो, लेकिन एक बात आज तक यहाँ के लोग नहीं भूले हैं। वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि कुलदीप सेंगर पे कार्रवाई करने में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा विचार विमर्श करना पड़ा था और बड़ा कड़ा फैसला लेने में उनको उतना ही बड़ा दिन लग गया, जबकि वो एक आरोपी थे और पार्टी से उन्हें तत्काल निकाल देना चाहिए था। ऐसे मुद्दे यहाँ पर, ये मुद्दा यहाँ पर है। लेकिन जो करंटली मुद्दा मैंने आपको बताया, जो प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है, वो साइकिल मुद्दा ज्यादा बड़ा है इस मुद्दे से। बड़ा है इस मुद्दे से कह रहे हैं अवनीश जी। उन्नाव कांड को लेकर के अभी पिछले दिनों भी एक दलित लड़की के साथ भी जो कुछ हुआ है वो घटना भी आजकल सुर्खियों में है। लेकिन हमारे साथ हमारे सीनियर साथी वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रशांत जी, इस वक्त 2 साथी खासकर ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। एक लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं उत्कर्ष दीक्षित जी। लखीमपुर खीरी की घटना जब हुई थी उस वक्त उत्कर्ष दीक्षित जी वहीं मौजूद थे, तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इनसे हम लोग ले रहे हैं। और साथ में उन्नाव से जुड़े हुए हमारे साथी अवनीश कुमार जी, और साथ में आप सबसे आप परिचित हैं ही, विजय शंकर सिंह जी हैं और दीपक पाचपोर जी हैं और अमरेंदु उपाध्याय जी हैं हमारे साथ। और चर्चा हम कर रहे हैं प्रशांत जी, साइकिल का मुद्दा देकर, साइकिल पर बम रख कर विस्फोट
करवाने की बात और ये जो बयान कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और उसके बाद आज योगी आदित्यनाथ भी इसी पर कह रहे थे, बात रख रहे थे अपनी, तो इन्हीं बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये मुद्दा, अभी ज्वलंत मुद्दा जो है, ये भाजपा ने समाजवादी पार्टी को दे दिया है? क्या इससे समाजवादी पार्टी को और फायदा होगा? क्या भाजपा को नुकसान होगा? क्या चौथे फेज में बुरी तरह फंस गई है भाजपा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी को पीछे करने के चक्कर में वो खुद ही अपनी पार्टी को फंसा चुके हैं? इन तमाम बातों पे चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से सुनते हैं कि उन्होंने कल क्या कुछ कहा था। इसके बाद सीधे प्रियंका गांधी को भी सुनना चाहेंगे हम, इसलिए क्योंकि आज आतंकवाद का जिक्र प्रियंका गांधी भी कर रही थी। तो पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल क्या कुछ कह रहे थे, जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी, और उसके बाद प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। और सीधे दीपक पासपोर्ट जी आपके पास, आपके कमेंट के लिए आऊंगा, फिर प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा, वहां भी काफी लोग मारे गए, लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वही साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? तो प्रधानमंत्री बार बार समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह का जिक्र कर रहे हैं। चलिए, अच्छा है कि लोगों को जिनको नहीं पता हो उनको बता रहे हैं, लेकिन ये दूसरा जो इसमें पहलू है वो यही है कि बम धमाके में साइकिल का इस्तेमाल हुआ था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। खैर, इससे इतर आज प्रियंका गांधी वो भी आतंकवाद का जिक्र कर रही हैं अपने भाषण में, वो भी सुन लेते हैं और फिर सीधा आएंगे दीपक पासपोर्ट जी आपके पास। आइए सुनते हैं। नेता चुनाव के समय आपके सामने आकर आतंकवादी की बात कर रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहा है। अरे भाई, आप अपने बिल नहीं भर पा रहे हो, रोजी रोटी कमा नहीं पा रहे हो, किसान रात को चौकीदारी कर रहा है अपने खेतों का, कि इसकी क्यों नहीं बात हो रही है? ये आतंकवादियों की बातों से क्या पेट भरेंगे आपके? आपके जीवन में आतंकवादी आतंक कर रहा है या छुट्टा जानवर आतंक कर रहा है? छुट्टा जानवर महंगाई आतंक कर रही है कि आतंकवादी आतंक कर रहा है? बेरोजगारी आतंक कर रही है कि आतंकवादी आतंक कर रहा है? अरे ये आतंकवादी है कहां उत्तर प्रदेश में जिनके बारे में रोज सुबह से शाम तक ये लोग बात करते हैं? कहां है? जो आतंक है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो किसानों की समस्याएं हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार है, इसकी बात क्यों नहीं हो रही है चुनाव में? इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि कुछ कहने का नहीं है। इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इस पे ये लोग ध्यान देते ही नहीं है। आपने आदत बना दी है, कि जो भी नेता आए, जिस राजनीतिक दल का हो, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे बसपा का हो, उसको आदत बन गई है कि 5 सालों में आपके सामने आकर आपके जज्बातों का इस्तेमाल करेगा। प्रियंका गांधी को सुन रहे थे दीपक पासपोर्ट जी। प्रियंका आतंकवादियों की बात, आतंकवाद मुद्दे को बार बार क्यों उछाला जा रहा है, इस पर बात कर रही हैं, और बेसिक मुद्दे को क्यों नहीं, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है, चाहे वो रोजगार हो, महंगाई हो और आवारा पशुओं की बात हो, जो मुद्दे होने चाहिए वास्तविक रूप से, उन मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही है, प्रियंका गांधी कह रही हैं। लेकिन यहां चर्चा फिर से, आपने 2 बाइट्स अभी आप सबने सुनी। पहली बाइट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें वो सिंबल की बात कर रहे हैं कि आपने समाजवादी पार्टी का वो जो सिंबल है ना, साइकिल, इससे अच्छा मौका और क्या मिल सकता है
दीपक पाचपोर जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी पार्टी के सिंबल का जिक्र अपनी सभा में करें, क्या ये बैकफायर कर सकता है दीपक पाचपोर जी? देखिए, मैंने कुछ दिन पहले जो कहा था कि इस 2022 का जो चुनाव है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई है भारतीय राजनीति के लिए तो प्रियंका गांधी है। ये मैं दोबारा कहना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आतंकवाद से पीड़ित अगर कोई परिवार है तो स्वयं प्रियंका गांधी है। उसने तो अपने परिवार के 2 लोगों को आतंकवाद की बलि होते हुए देखा है, लेकिन वो चर्चा नहीं कर रही है। चर्चा वो कर रहा है जिसने आतंकवाद का कभी सामना ही नहीं किया, जिसको एक पुल पर अगर कुछ किसान दिख जाते हैं तो उसको अपने जान के लाले पड़ जाते हैं, वो आतंकवाद की बात कर रहा है। देखिए, वहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए मुझसे काफी बेहतर लोग हैं और उन्होंने बताया भी है कि इसका फायदा किसे होगा किसे नहीं होगा। इससे परे जाकर मैं थोड़ा सा इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में जब ये देखता हूं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, इसको हमारे सामाजिक अर्थशास्त्र की बिल्कुल जानकारी नहीं है। अगर हम मानव का इतिहास देखें, मानव का विकास देखें, तो सबसे पहला बड़ा आविष्कार आग के बाद अगर कोई माना गया था तो वो चक्का था, व्हील। और व्हील ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। औद्योगिक क्रांति का भी जो सबसे बड़ा फायदेमंद जो आविष्कार हुआ तो वो व्हील ही हुआ था, चक्का हुआ था। उसके बाद आप आइए तो 4000-5000 साल पहले जिस समय कुम्हार ने चाक बनाना शुरू किया तो दूसरा बड़ा आविष्कार था। तीसरा अगर आप कहें कि एक समय यह था कि भारत जो है बर्मा से साइकिलें आयात करके लोगों को यहां बिकती थी, लेकिन इसके बाद यहाँ पे साइकिल का निर्माण और दूसरा सबसे बड़ा जो चक्का जिसने क्रांति कर दी भारत के अंदर, वो मुझे लगता था गांधी का व्हील है, चरखे का जो व्हील है। तो व्हील का महत्व, व्हील का अर्थशास्त्र, इससे पूरी तरीके से अनभिज्ञ प्रधानमंत्री हैं। उसका कारण यह है कि उनका जो बैकग्राउंड है, उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो शिक्षा दीक्षा है, वो तमाम अभिजात वर्गीय लोगों की चीजों को उनकी प्रशंसा करना, उसको प्रमोट करना और उसी के आश्रय अपनी राजनीति को चमकाना है। साइकिल के बारे में मैं 2 ही छोटे छोटे आपको उदाहरण दूंगा राजू जी। मुझे याद है 92-93 में मैं दक्षिण भारत गया था। तमिलनाडु में एक संस्था थी, उस संस्थान ने वहां की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक कार्यक्रम किया था और गांवों में वो महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाते थे। और उस साइकिल चलाने के बाद जब पता चला कि जिन जिन गांवों में महिलाओं ने साइकिल सीखी, उन महिलाओं ने अपने घरों में कंट्रीब्यूट किया और उस गांव की स्थिति बेहतर हुई। दूसरी बात, साइकिल अगर इतनी ही बुरी चीज है तो मेरे छत्तीसगढ़ में और जो इनकी सरकार जो थी भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर रमन सिंह ने, इन्होंने बहुत अच्छी, मतलब वैचारिक आपके विचार कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने सरस्वती साइकिल योजना की। सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को, 10वीं से ऊपर की छात्राओं को फ्री में उन्होंने साइकिलें बांटी है। और पाया यह गया कि साइकिलें आने के बाद इनका शिक्षा का स्तर बढ़ा, उनकी मेहनत कम हुई और अपने स्कूल जल्दी पहुंचने लगी, सुरक्षा बढ़ी। तो ऐसे बहुत सारे मायने हैं। दरअसल बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री और उनकी पूरी की पूरी पार्टी जो है वो उन चीजों को लेके हेट्रेड पैदा करने की कोशिश कर रही है जिसका सरोकार जो है वो या तो विरोधी दलों या जिसका आम जनता से हो। साइकिल के बारे में जिस हिसाब से उन्होंने बोला, ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा शायद मिसाइल से भी ज्यादा भयंकर कोई चीज अगर मानव ने इन्वेंट की है तो साइकिल हो गई है, जिससे पूरा खतरा हो गया। अच्छा हुआ कि कुछ दिनों पहले इन्होंने नहीं कहा, वरना आपको मैं बताऊं कि पंजाब में 80% साइकिलें, पूरे भारत में जो साइकिलें बनती है उसका 80% साइकिलें जो है वो पंजाब में बनती है। पंजाब सबसे बड़ा हमारा जो है वो साइकिल हब है उसका निर्माण का। क्रिसिल की 2021 में एक रिपोर्ट आई थी और उसने बताया कि क्रिसिल की रिपोर्ट है कि भारत में साइकिलों की डिमांड 20% बढ़ी है, 20%। तो साइकिल कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आप दूर हो जाएं या कोई ऐसी खतरनाक चीज है। कुल जमा यह है कि एक फासीवाद विचार जो होता है, जिस तरीके से लोगों के मन में अदृश्य दुश्मनों के बारे में एक तरह से नफरत पैदा करना, उसके जरिए हिंसा फैलाना, तो इस समय मुझे ऐसा लगता है कि साइकिल अगर आतंकवाद का किसी का वो एक उपकरण है या जरिया है तो उसका बेहतरीन इस्तेमाल तो स्वयं मोदी कर रहे हैं। साइकिल को लेके, साइकिल के जरिए आम जनता के प्रति उनकी जो नफरत है वो हमें दिखाती है, क्योंकि हम पिछले 7-8 सालों से हमने मोदी को कभी आम जनता के साथ आते जाते नहीं देखा। जब भी गए हैं वो केवल कुछ किसी के पैर धोने चले गए, प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में गए। साइकिल में चलने वाले लोगों के साथ उनका कोई तालमेल नहीं है, कोई उठना बैठना नहीं है। अगर एक गरीब घर में वाकई, जैसा वो कहते हैं कि उन्होंने गरीबी में दिन काटे,
तो मुझे लगता है कि साइकिल के प्रति उनका सम्मान होना था। अब पूरी दुनिया में इस समय साइकिलों का क्रेज बढ़ रहा है। नीदरलैंड जैसा देश है, वहां 75% लोग आज जो ऑफिस जा रहे हैं वो साइकिलों पे जा रहे हैं। तो अब देखना ये है, असली बात यह है कि इसको कितना भुना सकती है समाजवादी पार्टी, ये देखने की बात है। और समाजवादी पार्टी ही भुनाएगी या उसके पार्टनर जो है रालोद वाले भुनाएंगे, ये भी देखना होगा, क्योंकि वो तो गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको भुनाया जा सकता है। और गांवों में भी आज भी साइकिल प्रमुख उपकरण है, उनका प्रमुख वाहन है, प्रमुख साधन है उनके काम पे जाने के लिए। राजीव जी। बिल्कुल दीपक जी, साइकिल की बात और खासकर इसका क्या असर पड़ सकता है, उल्टा असर पड़ गया है क्या, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी प्रशांत टंडन जी, आपने दोनों बयान सुने। हालांकि इनसे पहले, आपके आने से पहले, हमने प्रियंका गांधी के बयान से पहले सोनिया गांधी का बयान भी सुनाया था। और सोनिया गांधी आज पहली बार मैदान में उतरी हैं वर्चुअली उन्होंने अपने मतदाताओं को, रायबरेली के मतदाताओं को, जहां विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उन मतदाताओं को उन्होंने संबोधित किया है। और उसमें एक छोटी सी बाइट में उन्होंने तमाम मुद्दों को रखा है जो आज की तारीख में वहां यानी कि उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ये जो मुद्दे हैं। लेकिन इससे इतर अब जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है, इस विषय में हम लोग लगातार चर्चा करते आ रहे हैं और लिख भी रहे हैं कि चौथे फेज में बुरी फंसी भाजपा, क्या उस बयान से भाजपा फंस चुकी है? क्या उस बयान से एक तरफ से देखें तो समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है? इसको किस रूप में आप देख सकते हैं? इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साइकिल की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ ही उन्नाव में हैं अवनीश, और अवनीश की अभी बात आप सुन रहे थे उन्नाव कांड का, मैं अभी जिक्र कर रहा था। लेकिन इससे पहले साइकिल पर लोगों ने क्या कहा, और अभी बाद में भी जो आपने जो इनकी बात सुनी, और दिन भर हम लोग अपने दूसरे संवाददाताओं से जब बात कर रहे थे तो हर जगह साइकिल की चर्चा है और बहुत तेज चर्चा है। और जो गर्मी और सर्दी की बात हो रही है तो साइकिल को लेकर के जो गरीब तबका है वो गर्म है इस वक्त। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए राजीव जी, पिछले 3 फेज जो फीडबैक फील्ड से मिलता है, आपको मिलता है, मुझको भी मिलता है, 3 फेज बीजेपी के लिए ठीक नहीं गए। और कहीं और काफी खबरें मिलती रही कि जाट कंसोलिडेशन हो गया, जाट मुस्लिम कंसोलिडेशन हो गया। पिछली बार जिस तरीके से जो सोशल ग्रुप्स जो है बीजेपी के साथ आए थे तीसरे चरण में, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस बार बीजेपी की तरफ नहीं गए। ऐसा फील्ड से फीडबैक है। हमारे साथी यहाँ पे जो फील्ड में है वो इस बात को जानते होंगे। अब बीजेपी एक ऐसे क्षेत्र में जा रही थी जो उसका अपना क्षेत्र है। वो किसान आंदोलन के क्षेत्र से बाहर निकलकर वो अपने क्षेत्र में जा रही थी जहां वो स्ट्रांग है। ये 60 सीटें जहां पे चौथे फेज में मतदान होगा, 51 सीटें बीजेपी के पास हैं। हरदोई में जैसे कि 8 की 8 सीटें, 8 में से 7 सीटें हरदोई की बीजेपी के पास है। पीलीभीत में 4 सीटें की इनके पास है। लखीमपुर खीरी में भी 8 की 8 सीटें इनके पास है। इस इलेक्शन को किस तरीके से खराब किया जा सकता है, ये कल नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। एक दूसरी चीज है कि लग रहा है कि जो 3 फेज तक फीडबैक हम लोगों को है वो इनको भी है, और इनके पास कोई जो है नैरेटिव, कोई स्ट्रेटजी जो है वो गड़बड़ा गई है। जब गड़बड़ा जाती है तो फिर हताशा में कुछ बातें निकलती हैं। प्रधानमंत्री रैलियों में भी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के ही भाषण देते हैं। ये लिखी हुई स्पीच है जो साइकिल पे उन्होंने बोला है। उनके जो भी स्पीच राइटर है, उनका जो भी नाम है, उन्होंने लिखा है इसको और तब ये बोला गया है। तो साइकिल पे हमला बड़ा सोचा समझा है। इसमें देखिए 2-3 बातें जो मैं दीपक जी से भी एग्री करूंगा इस मामले में, कि इलेक्शन से इतर ये विशुद्ध रूप से एक एंटी डेमोक्रेटिक, एक फासिस्ट मानसिकता का परिचायक है, उसका सिम्टम है। और जो हमेशा अपने विरोधियों को कीड़े मकोड़ों से, जानवरों से
यानी अपने विरोधियों के प्रति एक लिंच मॉब क्रिएट करने की वो हमेशा कोशिश होती है। और आप नरेंद्र मोदी साहब के कई भाषणों को आप देखिए तो हमेशा वो विरोधियों के विरुद्ध एक लिंच मॉब क्रिएट करने की कोशिश करते पाए जाते हैं कि कपड़ों से पहचान लो, साइकिल पे बम लेकर आए थे आतंकवादी, मतलब बिल्कुल शेख चिल्ली और बेतुकी बात है। आतंकवादी साइकिल पे बम लेके आए तो सारे साइकिल चलाने वाले आतंकवादी हैं, ये कौन सी बात है? साइकिल कौन नहीं चला रहा? मैं रोज सुबह साइकिल चलाता हूं। तो साइकिल किसके पास नहीं होगी? आज की तारीख में साइकिल तो बहुत से लोगों के पास है, अधिकांश लोगों के पास साइकिलें हैं, गांव में भी साइकिलें हैं। तो ये एक लिंच मॉब क्रिएट करने की एक तो कोशिश है। दूसरे, किसी भी तरीके से, मतलब हम लोग इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, प्रधानमंत्री की जिस तरीके की भाषा है, वो प्रधानमंत्री पद के लिए तो जो काम करते हैं वो मॉडल कोड ऑफ कोड का भी उल्लंघन है खुलेआम। आप इलेक्शन के सिंबल पे किसी के इस तरीके का हमला, वो भी आतंकवादी से तुलना करके आप नहीं कर सकते। ये इसकी रोक है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। और आपको याद होगा कि बहुत पहले इलेक्शन के पार्टियों के सिंबल जानवरों पे दिए जाते थे। लोग अपनी जीपों में प्रचार करने के लिए जानवर को, किसी का चुनाव चिन्ह मुर्गा हो गया तो उसने मुर्गे को दिन भर बांध दिया जीप के बोनट पे। ये इसलिए बदले गए ये सिंबल कि इनके प्रति हिंसा ना हो, इनके प्रति आप बहुत ज़्यादा नैरेटिव ना खड़े कर पाए। तो टॉर्च है, साइकिल है, इस तरीके के लालटेन, इस तरीके के सिंबल दिए गए जिनके खिलाफ बहुत कुछ बातें नहीं की जा सकती। ये बड़ी इलेक्शन कमीशन की सोची समझी रणनीति के तहत ये किया गया। अब आप इसी पे भाषण दे रहे हैं। अब मैं कल के जो अब चौथे फेज के इलेक्शन के बारे में, जैसे मैं कह रहा था कि 60 में से 51 सीटें, इसमें वो एरिया भी है लखीमपुर खीरी का जहां पे टेनी के बेटे ने, मिनिस्टर के बेटे ने जीप चढ़ा दी, जमानत पे बाहर आ गए। उसका एक रिएक्शन होगा। वहां 42 सीटें हैं उस पूरे रीजन में, 42 में 37 बीजेपी के पास थी। इस तरीके से आप देखिए कि जो अवध का एरिया है वहां पे भी बीजेपी स्ट्रांग थी, लेकिन इस तरीके का रिएक्शन देखकर आपने क्या किया कि साइकिल पे, अब लोग साइकिल पे की सिंपैथी होगी, साइकिल लोग निकाले, घर से निकाली लोगों ने। कल रात से शाम से मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति अपनी साइकिल डाल रहा है। प्रशांत जी, आप जब बात कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी की बात हो रही है और जो रौंदने वाली और अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू अभी बाहर है और उसके बाहर आने के बाद क्या रिएक्शन है और चुनाव पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? कुछ सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्कर्ष दीक्षित जी वहीं से, लखीमपुर खीरी से। उत्कर्ष जी, समझना चाहता हूं, अब आशीष मिश्र बाहर है और क्या आशीष मिश्र के बाहर आने से चुनाव पर और वहां के लोगों पर, जो बात हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं, बहुत अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं हमारे पास, उन प्रतिक्रियाओं पर बात करेंगे। लेकिन आप क्या कुछ देख रहे हैं, आप अपने नजरिए से क्या कुछ देख रहे हैं और क्या इसका असर चुनाव पर भी पड़ने जा रहा है, जरा बताइए। सबसे पहली चीज तो जैसे मेरे सारे सीनियर जर्नलिस्ट और सभी पैनल ने एक चीज बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने उनको उस गाड़ी से कुचल दिया, क्योंकि मैं इस बात को थोड़ा सा आइटरेट करूंगा, क्योंकि मैं मौके पर, मेरी गाड़ी उनके मुश्किल से 2 या 3 मिनट पीछे थी। तो जो वहां पर माहौल था, जिस तरीके से पत्थरबाजी और लाठी चलाई गई थी, और जैसा कि वीडियो में भी देखा जा रहा था कि उस थार का शीशा टूटा हुआ था, तो उस जगह पर अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर उस गाड़ी में होता तो उसका ड्राइवर यही प्रयास करता कि वहां से गाड़ी को किसी तरीके से निकाले, क्योंकि वहां पर जो सरदार, जो सिख भाइयों की जो भीड़ जो करीब 4 से 5 हजार की इकट्ठा हुई थी, उसके बीच में अगर कोई भी ड्राइवर अपनी गाड़ी रोक देगा तो ये तय है कि उसको मार दिया जाएगा। और इसलिए ये बार बार कहना कि उन्होंने चढ़ा दी, लेकिन किन स्थितियों में चढ़ाई, मैं वहां उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज, रही बात इस चीज की कि आशीष मिश्रा के बाहर आने से क्या असर पड़ता है, डेफिनेटली इसका फायदा भाजपा को है,
क्योंकि उनके बाहर आने से भाजपा लॉबी में जो लोग कुछ नाराज थे कि वो अंदर हैं, वो प्रदेश के नेतृत्व पर काफी खफा थे, उनके अंदर थोड़ी सी राहत आई है और उनके अंदर एक एकजुटता दिख रही है। लेकिन मेरा फिर वही कहना है कि इस समय ज्यादातर लखीमपुर के अंदर जो सीटें हैं उनमें दोनों पार्टियों का सबसे ज्यादा बसपा के वोट बैंक पर है, कि बसपा का वोट बैंक जो कि कम होता दिख रहा है, और कहीं ना कहीं जो 17 में भाजपा की लहर थी, अब इस समय वो लहर नहीं है। तो डेफिनेटली उनको वोटों में कुछ गिरावट आएगी, उनके वोटों में कुछ ग्राफ नीचे जाएगा। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या बसपा अपना वोट बैंक मेंटेन कर पाती है या उसमें से कुछ शिफ्ट भाजपा की तरफ होता है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि फ्री राशन, 2000 रुपए पेंशन और बाकी चीजें जो मिल रही हैं, या फिर जानवरों की वजह से जो आक्रोश है, जो उसका असर पड़ते हुए ये वोट सपा में जाता है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल आशीष मिश्रा वाले कांड में जो बाहर आए हैं, इसका भाजपा को फायदा है, लेकिन निगाहें पूरे लखीमपुर में बसपा के वोट बैंक पर है कि वो वोटर क्या अपना एससी वोट क्या रिएक्ट करता है। जी बिल्कुल, बसपा पर न सिर्फ लखीमपुर खीरी बल्कि कई जगह निगाहें हैं। एक सवाल अभी जो प्रशांत टंडन जी कह रहे थे उसमें से एक सवाल आता है, उठता है, और सीधा आना चाहूंगा विजय शंकर जी आपके पास, कि क्या जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या योगी आदित्यनाथ या जैसे अभी जितने नेता हैं और जिस ढंग की भाषा का, जिस ढंग का प्रयोग कर रहे हैं, शब्दावली के जो प्रयोग हो रहे हैं, ये इन सब पर चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला भी बन सकता है क्या? लेकिन अफसोस है कि चुनाव आयोग इस पर कोई अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग सुमोटो कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है। क्योंकि वीडियो क्लिप्स उसके पास ही पहुंचती हैं, टीवी चैनल्स वो भी देखता रहता है, उनके पर्यवेक्षक रिपोर्ट करते रहते हैं, जिला जो निर्वाचन अधिकारी रिपोर्ट करते होंगे। लेकिन नहीं, मैं इसमें एक छोटा सा एक पुराना प्रकरण याद दिला दूं। पिछली बार गुजरात हुआ था, वहां भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसे भाषण दिए थे जो आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना था। आयोग ने नोटिस जारी किया। आयोग में ही दो हिस्से हो गए, एक कमिश्नर लवासा साहब नोटिस देने के पक्ष में थे, बाकी दो लोग नोटिस देने के पक्ष में नहीं थे। तो उन्होंने डिसेंटिंग अपनी मतलब डिसेंट किया कि नहीं, इनको नोटिस देना चाहिए। तो जाहिर है कि आयोग में अब वो चीज नहीं है जो कि करे। और अगर इसी समय हम लोग चूंकि जब नौकरी कर रहे थे उसमें टी एन शेषन लंबे समय तक निर्वाचन आयुक्त थे, तो कई बार ऐसा होता था कि वो अखबार में छपी खबरों पर संज्ञान लेते थे। सोशल मीडिया तब था नहीं, अखबार खबरों पर संज्ञान लेके वो कोई ना कोई नोटिस देते थे। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आयोग की एक शक्ति से बहुत चीजें सुधर जाती हैं। जिस दिन गर्मी वाला बयान आया उस दिन ही आयोग को उस पर आ जाना चाहिए था कि ये क्या कह रहे हैं। साफ साफ एक रायबरेली के एक विधायक जी का बयान आता है कि दाढ़ी काट के छोटी काट के दाढ़ी काट के चोटी लगा ली है, कुछ इस तरह का बयान है। वो भी घोर बयान है। और भी कई बयान आते हैं। अभी एक और भी बयान आप ही हम यही में भी सुन रहा था, मीडिया में भी सुन रहा था कि जो वोट नहीं देगा भाजपा को वो हिंदू गद्दार है। तो सीधी है क्या, दिशा निर्देशों में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप चुनाव के दौरान ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जिससे समाज में, धर्म में, सांप्रदायिकता में कोई बिखराव हो, कोई विभाजनकारी बात है। जबकि मुझे तो ये लगता है कि भाजपा का पूरा एजेंडा ही इसी बिखराववाद पर टिका हुआ है। ये असली इश्यू पर बात ही नहीं कर रहे, कहीं नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है कि आयोग की एक ढिलाई है और लोग भी इसको समझ रहे हैं, लोग आयोग को बता भी रहे हैं। लेकिन आयोग की तरफ से कोई तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे लगे कि आयोग अपनी प्रतिष्ठा के प्रति भी सतर्क है और सचेत है। आयोग की बात कर रहे हैं हम। चुनाव आयोग क्या इस पर संज्ञान ले सकता है जैसी भाषा का प्रयोग, और खासकर चुनावी मंच से बीजेपी के नेता कर रहे हैं और गलियों में जब वोट मांगने जा रहे हैं वहां भी कर रहे हैं, तो क्या ऐसे? तो दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक जी अपनी बात को रखिए, उसके बाद आपके बाद फिर सीधा अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। आज चुनाव प्रचार में लखनऊ में थे अखिलेश यादव। आप जानते हैं कि चौथे फेज में लखनऊ में भी चुनाव है, मतदान है परसों, और वहां अखिलेश यादव क्या कुछ अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए, अपनी ओर करने के लिए कह रहे हैं, वो भी सुनेंगे। लेकिन आप क्या कुछ कहना चाहते हैं दीपक जी?
मैं विजय शंकर सिंह साहब से समझना चाहता था कि अगर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा है तो क्या कोई और ऐसा दूसरा तरीका है कि या तो सीधे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराई जाए या कहीं जाकर कोर्ट में जाया जाए, उसके लिए कोई दूसरा विकल्प है क्या जो प्रताड़ित जो पार्टी है उसके लिए? सिंह साहब, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हो सकती है। आचार संहिता के जो इलेक्टोरल लॉज हैं आईपीसी में भी हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, उसमें भी ये शिकायतें दर्ज हो सकती हैं। लेकिन इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई तत्काल नहीं होगी, क्योंकि पुलिस में व्यावहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से सारा का सारा सिस्टम तो इस समय चुनाव की व्यवस्था में लगा हुआ है। जहां पर चुनाव जैसे आज मतदान खत्म हो गया तो कल से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, तो कार्रवाई करेगा कौन? जब तक कार्रवाई करेंगे तब तक तो चुनाव बीत जाएगा। असल फायदा तब होता है जब आयोग ही एक नोटिस जारी कर दे कि भाई आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। उसका असर और लोगों पर पड़ता है, क्योंकि वो बहुत पब्लिसाइज होता है। दिल्ली से जब नोटिस जारी करते हैं तो उसकी सूचना सारे अखबारों और सारे चैनल्स को देते हैं, तो पब्लिक हो जाता है, तो काफी लोग उसको जान जाते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कानपुर में एक मुकदमा लिखा दिया कि साहब ये धर्म के आधार पर वोट मांग रहे थे, तो मेरी व्यक्तिगत मुकदमा हो, चलिए ठीक है, पहले तो लिखेंगे नहीं, और अगर लिख भी लिया तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि उनके पास समय भी नहीं है, और करेंगे तो करेंगे चुनाव के दौरान। फिर पुलिस इस तरह के कन्फ्रंटेशन से बचना चाहती है, लेकिन आयोग के सामने ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आयोग की जिम्मेदारी है कि वह शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव कराए, और ऐसा चुनाव कराए जिसमें आचार संहिता का पालन हो। इसीलिए टीएन शेषन साहब बड़ा सही शब्द उपयोग करते थे। वो कह रहे थे ये मैच हो रहा है और मैं रेफरी हूं, जैसे कोई कानून टूटेगा, जैसे कोई रूल टूटेगा, मैं सीटी बजा दूंगा और लाल कार्ड दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ तो कानून टूटता जा रहा है, न कहीं लाल कार्ड दिख रहा है, न कहीं सीटी बज रही है। लगे नहीं रहा कि आयोग जैसी भी कोई ऐसी संस्था है जो इस चुनाव को मॉनिटर कर रही है। जब आयोग पीएमओ की बुलाई बैठक में शामिल होने चला जाता है तो उसी दिन से यह संदेह उठना स्वाभाविक है कि आयोग में बहुत कुछ दम नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। जी बिल्कुल। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव लखनऊ नहीं बल्कि रायबरेली में कुछ जो भाषण दे रहे थे उसका एक अंश सुन लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले दूसरे चरण में ही जनता ने गठबंधन के पक्ष में शतक लगा दिया है। तीसरा चौथा जब चरण हो जाएगा तो एक और सेंचुरी लग जाएगी, एक और शतक लगा दिया जाएगा। इसका मतलब है चौथे चरण का वोट पड़ते ही 202 गठबंधन सीधे जीत जाएगा। ये बीजेपी के नेताओं को पता ही नहीं है कि 440 वोल्ट का करंट उनके खिलाफ चल रहा है जनता के अंदर। ये जो भाजपा के बड़े बड़े नेता आ रहे होंगे आपके क्षेत्र में, कोई बचा के सब आ गए। आज तो आखिरी दिन है, अब तो नहीं आ रहा होगा कोई। कमाल के बीजेपी के लोग हैं, कमाल के बीजेपी के लोग हैं। ये जो बड़े बड़े नेता हैं जो देश चलाने का दावा कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जनता के बीच में उनके खिलाफ 440 का वोल्ट का करंट चल रहा है। और आपने देखा नहीं उनकी भाषा कैसी हो गई है, भाषा कैसी बदल गई। जब से जनता ने इनकी खटिया की है खड़ी, तब से इनके स्टेटमेंट हो गए घटिया के नहीं। बताओ आप, जब से जनता ने इनकी खड़ी की खटिया, तब से इनके बयान हो गए सब घटिया। इनके बयान सुने कि नहीं सुने, कितने घटिया बयान दे रहे हैं। तो एक बार जरा हमारे तमाम साथियों को लेकर आइए स्क्रीन पे। अमलेंदु जी बहुत देर से शांत बैठे हुए हैं, आप हम तमाम लोगों की बातों को सुन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, आपने सोनिया गांधी को सुना, आपने प्रियंका गांधी को सुना और अभी आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव एक नई बात यहाँ कह रहे हैं, जब से क्या खटिया खड़ी हो गई तब से घटिया बातें होने लगी। तो क्या, और ये भी पूछ रहे हैं कि इनके तमाम नेता कोई बचे हैं क्या, आए सब की नहीं। तो ये जो बातें हो रही हैं एक अंदाज, अलग अंदाज में अखिलेश यादव, मैं बार बार ये कहता हूं कि 2012 और 2022 में बहुत फर्क है अखिलेश यादव के भाषण के अंदाज में, और खासकर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये देखा जा रहा है। लेकिन एक बात और भी है कि अखिलेश यादव ये कहते हुए सुने जा सकते हैं, शायद अगले बाइट में जरूर सुनाना चाहूंगा, कि ये जनता का चुनाव है। क्या आपको भी लगता है ये जो चुनाव है ये जनता का चुनाव है? क्योंकि कह रहे हैं हम जनता, हम आपके साथ आए हैं, ये बयान भी सुनाऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन आपको लगता है क्या कि क्योंकि जिस अंदाज में यहाँ देखिए विपक्ष, हमारे साथी उत्कर्ष दीक्षित जी भी बोल रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में भी जो चीजें हो रही हैं वहां बसपा के वोट को अपनी तरफ करने के लिए कौन कितना आगे आ सकता है, यानी कि बसपा वहां भी कमजोर दिखाई दे रही है। अब यहां द्विपक्षीय, द्विदलीय चुनाव कह सकते हैं हो गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी के लोग भी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे हैं। साइकिल की बात हम जो कर रहे थे अभी, वो भी बीजेपी की तरफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो बात भी आई है। और दूसरी तरफ बहुत ही साउंड वे में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, वो उनकी सभाओं में भी जबरदस्त भीड़ हो रही है। और कानपुर की तो 1-2 सीटों पर बहुत मजबूती के साथ में कांग्रेस लड़ भी रही है, ये खबर भी आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले विजय शंकर जी बोल भी रहे थे और हमारे साथी अवनीश जी भी बोल रहे थे। क्या कहेंगे अखिलेश यादव के इस अंदाज पे, और क्या कहेंगे कि अखिलेश यादव जिस ढंग से, यानी उनकी पार्टी जिस मजबूती के साथ लड़ रही है, क्या चुनौती में जो कह रहे हैं कि हमने, आप लोगों ने सैकड़ा या शतक जो है वो लगा दिया 2 में, और आगे में हम 202 हो जाएंगे तीसरे और चौथे में? देखिए राजीव जी, एक तो चूंकि अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जी प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं, सबसे पूरा अधिकार है कि वो 200 सीटें जीतने का दावा करें या 250 सीटें जीतने का दावा करें, जो भी है उनका दावा अपनी जगह है। लेकिन जहां तक बात यह है कि सतह पे क्या है और जनता के बीच में क्या है, तो हम लोग जो देख पाए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव कुछ बातें एकदम सही कह रहे हैं। और जो बातें वो कह रहे हैं जैसे कि हम जनता के साथ आए हैं, जनता जो है वो खिलाफ है, निश्चित तौर पर जनता ही खिलाफ है। समाजवादी पार्टी का या अखिलेश यादव का कोई कर्तव्य इसमें नहीं है, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गई है, तो इसलिए इसका सीधा लाभ जो है वो समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। तो ये चीज तो एकदम बिल्कुल साफ जो नजर में आ रही है, मुझे लगता है कि हमारे सभी साथी इससे सहमत होंगे। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो कुछ ना कुछ नई नई चीजें जो छोड़ के जा रहे हैं। अब उन्होंने जो है छुट्टा पशुओं की जो समस्या थी उस पर हामी भर करके प्रधानमंत्री ने एक तरीके से ये स्वीकार कर लिया कि वास्तव में बड़ी समस्या है, और ये सरकार जो है, योगी सरकार पिछले 5 सालों में इसको हल करने में बुरी तरीके से नाकामयाब रही है। अब प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो कहा है कि आप लोगों को छुट्टा जानवरों से परेशानी होती है, उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनेंगी। उन्नाव के भाइयों और बहनों, मेरे शब्द लिखकर रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। और क्या कहा कि जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आए हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा पशु जो है ना, लोगों को लगेगा कि यार इसे भी पाल लो, इससे भी कमाई होने वाली। तो पूरे 5 साल विपक्ष से लेकर के और किसान और आम आदमी लगातार यही कहता रहा कि ये सरकार छुट्टा पशुओं की समस्याओं को हल करने में विफल रही है, और जो गौशाला जिस तरीके से खोली गई उनमें जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार हुए हैं, यही लगातार आरोप लगते रहे। और समाजवादी पार्टी का एक गाना जो बहुत प्रचलित हो रहा है, बहुत हो रहा है, अब वो है कि वो जो सांझ गुलाए हैं वो उनको भगाएंगे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने उस गाने को सुनने के बाद, जो उसके पास सूचनाएं पहुंची होंगी 3 चरणों के मतदान के बाद, कि छुट्टा पशुओं की समस्या जो है वो किसानों में जबरदस्त तरीके से है, उसके बाद प्रधानमंत्री को ये कहने के लिए जो है वो मजबूर होना पड़ा है। अब आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में दीपक जी बैठे हुए अच्छे तरीके से बताएंगे, मुझे यहां तक ध्यान पड़ता है, छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर खरीद पे स्कीम चलाई कि हम गोबर को 2 रुपए किलो खरीदेंगे। और क्या थी वो स्कीम? यही थी कि पशुधन की जो है सुरक्षा हो और जो पशु छोड़ दिए जाते वो छोड़े ना जाए।
यानी उसके मल जो है उससे भी किसान को अगर पशुपालक को अगर आमदनी होगी तो उसे क्यों छोड़ेगा। तो इस तरीके की योजनाएं उत्तर प्रदेश में हो सकती है, लेकिन चूंकि यहां तो गाय जो है वो ना आस्था का प्रश्न है ना समस्या का प्रश्न है, चूंकि यहां गाय जो है वो वोट का प्रश्न है, तो इसलिए इस तरीके से छुट्टा पशुओं की समस्याएं बढ़ती रही इस सरकार में। मुझे लगता है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और उस पर इसीलिए प्रधानमंत्री जी मजबूर हुए और ये आगे भी चलेगा। अब इसके बाद से ये मसला उठेगा, प्रधानमंत्री तो बोल के चलेगा कि छुट्टा पशुओं में बात होगी। सवाल ये कि 10 मार्च से पहले क्या कर रही थी आपकी सरकार जो आप आज कह रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल है जब आएंगे चुनाव में आगे आके। तो मुझे जो लगता है कि और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो सभी जगह कमजोर है, बहुत से क्षेत्रों में मजबूत भी हो रही है और ये भी हो सकता है कि उसको मजबूत किया जा रहा हो पीछे से। तो वो पीछे से क्यों मजबूत किया जा रहा है, सब समझ सकते हैं कि मतलब जो चीजें हैं पब्लिक डोमेन में कि बसपा अगर मजबूत होती है या बसपा इस स्थिति में पहुंचती है कि कोई इनफर्ट वाली स्थिति बने तो किसके साथ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि मैंडेट जो है वो राजीव जी स्पष्ट आएगा, बट वाली कोई स्थिति बनेगी नहीं। तो जनता का नजरिया है जिस तरीके से, और जो साइलेंट वोटर है, अब वो साइलेंट वोटर ये कह के आ रहा है कि हम रोजगार के लिए वोट देकर के आए, तो आप समझ सकते हैं किसके लिए कह रहा है। अगर कर्मचारी ये कह रहा है कि मैं ओपीएस के लिए वोट देकर के आया हूं, तो आप समझ सकते हैं इसके लिए वोट देकर के आया है। तो ये बड़े मसले जो हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ध्यान देना चाहिए था, और अगर पिछले 5 सालों में नहीं दे पाए थे तो 6 महीने पहले दे दिया होता ध्यान। इस पे कुछ कार्य योजना बनाई होती, जनता के सामने आई होती। आप जो जेवर एयरपोर्ट जो विकास की लंबी चौड़ी बातें आप कर रहे थे, जो कि फर्जी विकास, मतलब उसका जनता से कोई लेना देना है ही नहीं उस विकास से। जिस विकास की बातें करनी वो भी नहीं हुआ, उसका भी भरोसा नहीं, सिर्फ पत्थर ही गाड़े जा रहे हैं, दूसरों के पत्थर उखाड़ के अपने लगाए जा रहे हैं। तो इन समस्याओं पर अगर ध्यान दिया गया होता, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इसको रिकवर कर सकती थी। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन चुकी है उसमें मुझे नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से पार पा पाएगी। और जिस तरीके से बार बार आकर के पाकिस्तान और आतंकवाद और साइकिल इस सब में जो उलझ रहे हैं, तो इससे साफ हो जाता जा रहा है कि इनके पास जो है जनता की समस्याओं के हल का कोई उत्तर है ही नहीं। इनके पास सिर्फ एक ही चीज बची और इनको घूम फिर के उसी पे आ रहा है। समस्याएं ये नहीं है, प्रियंका गांधी कह रही है, वो ठीक कह रही है प्रियंका गांधी, कल थोड़ी कह रही है कि समस्याएं जो है उन समस्याओं पे आपका क्या रुख है, उन समस्याओं के आपके पास हल क्या है, आपका विजन डॉक्यूमेंट क्या है उन समस्याओं के ऊपर, उस पर आप खामोश हैं। रोजगार को आप कैसे हल करेंगे, आप उस पर खामोश हैं। तो पिछले 5 सालों में रोजगार निकला ही नहीं, भर्तियां निकली ही नहीं, और जो निकली हुई तो फंस गई जाकर के, पर्चे आउट हो गए, आरक्षण की अनदेखी की गई, नियमों की अवहेलना की गई, बोला कि अदालतों में टक गई। तो ये जो समस्या है, और स्वयं योगी आदित्यनाथ जी का जो है वायरल हो रहा है वीडियो कि 1,37,000 शिक्षक जो है वो पद खाली है, लेकिन योग शिक्षक नहीं मिल रहे। तो योग शिक्षक जो नहीं मिल रहे हैं हमारे योग्य मुख्यमंत्री जी को, तो यानी कि आप जो यहाँ के युवाओं का अपमान भी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योग्य शिक्षक ही नहीं है, इसलिए 1,37,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। तो ये सारी चीजें राजीव जी, मुझे लगता है कि अंडर करंट जो चीजें चल रही हैं, राज्य कर्मचारियों का बहुत बड़ा एक वर्ग है जो ओपीएस के नाम पे जो है सरकार के खिलाफ एक तरीके से खड़ा हुआ है। युवाओं का भी बड़ा तबका जो है रोजी रोटी रोजगार के नाम पे जो है, मतलब जिसने 3 बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया रोजगार के नाम पे, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार भी हम हर साल देंगे, अब कहां गया वो। तो ये सारी समस्याएं हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि वो खून में व्यापार रहा और व्यापार करते रहे, अगर राजनीति की होती तो इन समस्याओं के हल हो सकते थे और राजनीति ठीक हो सकती थी। जी अमलेंदु जी, बात बहुत पते की है, लेकिन जब आप बात करते हैं इन बातों को, मुद्दों को अगर पहुंचाने की कोशिश, तो लगता है कि कई लोग नाराज भी होते हैं, उनको लगता है कि ये आलोचना कर रहा है, लेकिन निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छबाए पढ़े ही हैं, लेकिन जो नहीं समझते हैं उनके लिए क्या कहा जाए। 10 मार्च को जब हम बैठेंगे रिजल्ट वाले दिन, और जब विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, तो इस पर फिर से हम चर्चा करेंगे, और उस दिन डंके की चोट पर चर्चा करेंगे कि हाँ, उस समय हम कहते थे, आज समय था तब आप संभले नहीं, और इसलिए कोई चिड़िया जो है कोक्को ले गई, ये कोक्को जो है वो ले गई। खैर, लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर से, चूंकि ये समय खत्म हो रहा है, एक बार फिर से जो मैं वादा किया था कि एक अखिलेश यादव का एक और बाइट है वो सुनते हैं, जिसमें जनता की लड़ाई की बात कर रहे हैं। और एक बार फिर से प्रशांत टंडन जी आपके पास आऊंगा और चर्चा को सम अप करने की ओर बढ़ेंगे। फटाफट जरा सुनाइए अखिलेश यादव को।
आपने जिताया कि नहीं जिताया? और इस बार तो सरकार बनने जा रही है। बताओ, सरकार बनने जा रही है कि नहीं जा रही है? और हम तो कहते हैं, किसी से पूछ लो जाके सड़क पे चलते हुए, वो सब कह रहे हैं कि समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। इसीलिए उनकी भाषा बदली है। भाषा बदली कि नहीं बदली उनकी? जो दिल्ली से कैंची लेके आते थे और लखनऊ वाले फीता लगा लेते थे, फिर उद्घाटन होता था, उन पर नजर रखने लगे हैं। और आप पता कर लेना, ये तो जानते हैं मनोज पांडे जी, हमारा घर उनका घर एक ही बीच में दीवार है। जब से उन्होंने कहा कि 12 बजे हम सो के उठते, हम भी उन पर नजर रखने लगे हैं। और अब मैं देखता हूं कभी कभी धुआं उड़ता है उधर से। और अभी कुछ दिन पहले देखा मैंने कि वहां कुछ लोग सफाई वाले जा रहे थे। तो हमने कहा जानकारी करो, ये सफाई वाले क्यों जा रहे हैं? पुताई वाले भी संग थे, क्योंकि धुएं के वो धब्बे जो लगे वो मिटाने गए थे। और ये जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, इस बार ऊंचा हार की जनता उनकी भाप निकाल देगी। बताओ, चुनाव है समाजवादियों का और जनता का चुनाव के नहीं? ये चुनाव आपका है। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि जो महंगाई की तकलीफ है वो आपके सामने है। जो आज परेशानी है बेरोजगारी की, वो आपके सामने है। ये लोग जो कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे, हमने नौजवानों को, मैं कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी निकालेंगे और पुलिस की नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों का भविष्य बेहतर करेंगे। तो ये अंदाजे बयां है प्रशांत जी अखिलेश यादव का, क्या कहेंगे? नहीं, अखिलेश में एक बात तो परिपक्वता दिखाई देती है राजीव जी, कि वो सीधा जवाब नहीं देते, बात को पकड़ते हैं, उन शब्दों को वो अपनी जुबान पे लाते नहीं। अच्छी बात है, और इसको कोई ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स कह सकता है, लेकिन ये अच्छी बात है। और जहां तक मोदी जी के कल के भाषण का है, देखिए सवाल, मैं फिर एक बार कहूंगा कि एक इससे अप्रोच समझ में आती है कि आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, आप जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं कि ये जनता, आप विकास की बात नहीं करेंगे, आप महंगाई की बात नहीं करेंगे, चलिए आप पिछली चीज़ों की बात मत करें, आगे की बात करें। एक उन्होंने सलूशन दिया कि छुट्टा जानवरों की का सलूशन देंगे, तो उसका क्या रोड मैप है? और छुट्टा जानवर की समस्या 2017 से पहले नहीं थी, ये तो योगी जी के आने के बाद ही हुई है ना। ये समस्या तो, ये समस्या की ये तो नई समस्या है ना उत्तर प्रदेश में। हम सब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हमने तो नहीं देखा था कि तमाम बीजेपी शासित क्षेत्रों में, राज्यों में ये समस्या नहीं उभरी है। छत्तीसगढ़ में भी आप बैठे हुए हैं दीपक जी, आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में भी ये समस्या जो है उनके समय दिखाई दी थी मुझे, जब रमन सिंह की सरकार थी। अंबिकापुर से कई बार एयरपोर्ट जब पहुंचने में मुझे 5 घंटे भी, 4 घंटे भी लग जाते थे सड़क में। तो समस्याओं को प्रधानमंत्री के स्तर पर, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी ये बात कह चुका हूं कि ये राज्यों के चुनाव ऐसा नहीं होता था कि देश थम जाए और सरकारें कुछ करती ना दिखाई दें और सिर्फ पूरा देश जो है वो 2, 3, 4 राज्यों के चुनाव में अटका हुआ है और उसी पूरा देश बहस कर रहा है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, दूसरे राज्य क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये, और उसमें वो इसलिए होता था राजीव जी कि प्रधानमंत्री 1 या 2 रैलियों में, राजधानियों में जाकर सिंबॉलिक रूप से अपने मुख्यमंत्रियों के लिए, अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए प्रचार करता था। उसके अलावा वो गली गली नहीं घूमता था, तमाम तरीके की पगड़ियां और पोशाकें और तमाम स्वांग रच के। ये एक नई परिपाटी है। इससे मुझे समझ में नहीं आता कि क्या केंद्र सरकार में काम कब होता है।
जिसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। दूसरी बात जो पंजाब की, मैं एक छोटी सी बात ये कर दूं कि पंजाब में भी देखिए, जो कल वहां पे आखिरी फेज का इलेक्शन हो गया, वहां पे भी मैं लंबे समय तक रिपोर्टिंग करता रहा राजीव जी। अकाली दल और कांग्रेस आपस में लड़ते थे बहुत बुरी तरह से, एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज, बहुत गंदे गंदे आरोप। लेकिन दो बातें पंजाब के चुनाव में नहीं दिखाई देती, एक खालिस्तान का रेफरेंस और दूसरा हिंदू सिख। ये नई चीज वहां पे अरविंद केजरीवाल या बीजेपी की तरफ से चली गई। तो चुनाव आप लड़ेंगे, कोई चुनाव जीतेगा, कोई एक पार्टी हारेगी, किसी की सरकार बनेगी, कोई विपक्ष में आएगा। इस प्रोसेस के दौरान आप समाज में नफरत के बीज बो के चले जाएंगे और समाज जो है उसको ढोता रहेगा। अगले 10 साल 5 साल लिंचिंग होगी, दंगे होंगे, गाली गलौज होगी, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होगी। तो ये पूरे समाज को आप बीमार कर देंगे चुनाव के चक्कर में। ये एक बड़ी गंभीर बात हो रही जो कि राष्ट्रीय स्तर पे नेताओं को, बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को सोचनी चाहिए कि चुनाव एकदम जीवन मरण का कैसे संबंध बन जाएगा। बंगाल के चुनाव में देखे कितनी नफरत घोली गई वहां पे, और अभी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही हो रहा है। जी बिल्कुल, ये 3 फेज का चुनाव समाप्त हो चुका है। चौथे फेज की बात हम कर रहे हैं। चौथे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बात आतंक पर, और उसमें भी साइकिल पर बम रखे जाते थे, ये काफी चर्चा में कल से है। कोई माने या ना माने, सोशल मीडिया को आप निकालकर देखिए, कई तरह के बयान आ रहे हैं। और धरातल पर, जमीन पर, ग्राउंड जीरो पर जो लोग हमारे संवाददाता अलग अलग हैं, वहां से भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इसकी चर्चा जन जन तक पहुंच चुकी है, हो चुकी है। लेकिन चौथा फेज कितना महत्वपूर्ण है और चौथे फेज में कौन आगे कौन पीछे, एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा विजय शंकर सिंह जी आपसे। क्या चौथा फेज तीसरे फेज, दूसरे फेज, पहले फेज से भी ज्यादा मुश्किल है बीजेपी के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए? मेरा मानना यह है कि चौथा फेज में भाजपा की स्थिति पिछले चुनाव में अच्छी थी, तो चौथा फेज उनके लिए उतना खराब नहीं होगा जितना पहले दूसरे फेज गए हैं। लेकिन पिछले बार की तरह से उतना सफल भी नहीं होगा। मुझे लगता है दोनों में कांटे की टक्कर है। फिर भी भाजपा और सपा पीठ के बीच का जो अंतर होगा वो कम ही सीटों का होगा, और यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी बेहतर करेगी, जो मेरा अनुमान है। जी, आप क्या कहेंगे दीपक पाचपोर जी? जी, मैं चौथे फेज के बजाय और उसके बाद के फेजेस के बारे में लेकर ज्यादा चिंतित हूँ कि जिस प्रकार से तीसरे और चौथे चरण तक पहुंचते पहुंचते हमारे नेताओं की भाषा और उसका जो लोकतंत्र का स्तर जिस हिसाब से गिरा है, क्योंकि चौथे फेज में लगभग स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जीत रहा है। और निश्चित रूप से ये जो जुबानी जो है और जबान के जरिए जो जहर फैलाने की कोशिश हो रही, मुझे लगता है कि वो 5वें, 6वें, 7वें में तो कहीं और चरम पर पहुंच जाएगी। अभी अगर ये हाल है तो आप सोचिए कि अगले चरणों में क्या होगा। क्योंकि मैं प्रत्यक्ष रूप से यूपी से जुड़ा नहीं हूं, लेकिन यहां से जो मैं देखता हूं उस बात की मैं चिंता करता हूं कि अगर चौथे चरण पे पहुंचते पहुंचते हम इस स्तर पर आ गए हैं गिरावट का, जो तो अगले 3 चरणों में क्या जाएगा ये देखने वाली बात होगी। और ये जान रखिए कि जिसकी भाषा जितनी खराब होती जाएगी, मान के चलिए कि वो पार्टी स्वीकार कर चुकी है कि वो हार रही है। राजीव जी। जी, आजमगढ़ का जिक्र बार बार आ रहा है और तीसरे फेज से आना शुरू हो गया, तीसरे से पहले से ही, लेकिन तीसरे के बाद से आजमगढ़ बार बार, और आजमगढ़ तक पहुंचते पहुंचते जुबान कितनी फिसलेगी ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। लेकिन इस चर्चा को आज समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। आप तमाम वरिष्ठ साथी जुड़े, हमारे साथ विजय शंकर सिंह जी जुड़े। विजय शंकर जी, आपका बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। हमारे साथ उत्कर्ष जी जुड़े सीधे लखीमपुर खीरी से। उत्कर्ष जी ने आंखों देखी, वहां की बातें बताई। उत्कर्ष जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अवनीश जुड़े, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े, और साथ में दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु जी। आप सबको एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इस चर्चा में, आप लोग बेबाकी से आप लोगों ने अपनी बात रखी।
अपनी टिप्पणियों से देश दुनिया को अवगत कराया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं इस वक्त, आप सबसे अब रूबरू होने का समय आ गया है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो जहां हमें देख रहा है, सुन रहा है, आप सबको एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि इस लंबी चर्चा में, हालांकि पहले 1 घंटे 7 से 8 करते थे हम प्रोग्राम, लेकिन अब 6:30 से 8 बजे तक पूरी चर्चा हमारी होती है, और गंभीर चर्चा, और जिसमें दिन भर के जो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक या सियासी गतिविधियां रहती हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। और अब तो चुनाव, चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी बाकी है, लेकिन उत्तराखंड, गोवा और पंजाब का चुनाव खत्म हो चुका है। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड की जनता ने, वहां के मतदाताओं ने ईवीएम में यानी मशीनों में अपने वोट को कैद कर दिया है, और 10 तारीख को ये ईवीएम की जो खुलेंगी तब अपने को पता चलेगा कहां किसकी सरकार बन रही है। लेकिन मणिपुर में आज राहुल गांधी पहुंचे थे, और मणिपुर अब जो है वो महत्वपूर्ण होता जा रहा है। मणिपुर से कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं, जैसे वहां के जो कुछ अलगाववादी संगठन हैं, उन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। उसके साथ साथ मणिपुर में अप्सपा का मामला भी बहुत ज्यादा चर्चा में इन दिनों है। क्या मणिपुर में जो बीजेपी की सरकार है वो सरकार रहेगी या जाएगी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल बार बार सामने आ रहा है। लेकिन मणिपुर में जो 27 और 3 को चुनाव होने थे, अब वो 28 तारीख और 5 तारीख को, यानी 27 फरवरी को और उसके बाद 5 मार्च को मणिपुर में है चुनाव। तो मणिपुर की घटना, मणिपुर का पूरा जो सियासी घटनाक्रम है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन साथ में चर्चा पूरी केंद्रित रहेगी उत्तर प्रदेश की चौथे चरण में क्या बीजेपी फंस गई है। इसी सवाल के साथ आपके बीच हम आए थे, और सवाल का जवाब अगर ढूंढें तो जवाब ढूंढने के बाद यही लगता है कि हां, बीजेपी चौथे चरण में अपने ही तीर से खुद फंस गई है। फेंका किसी और की तरफ, लेकिन वो उल्टा पड़ जाता है कई बार। तो चलाए कहीं और, लेकिन उल्टा आपकी दिशा में आ गया, और यही हम यहाँ देख रहे हैं। और बहुत सारे साथी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। इकबाल खान हैं जो कह रहे हैं सिनेविस्टा यूपी का चुनाव रिजल्ट कुछ इस हिसाब से घोषित करना चाहेगा। भाजपा 160 सीट, सपा और रालोद 145 सीट, और बसपा 46, कांग्रेस 32, आप 8, ओवैसी 5, अन्य 6। फिर धीरज छवाड़िया भी हमारे साथ में, छवाड़िया हाँ हमारे साथ में, महाराष्ट्र की आओ काम पाओ कह रहे हैं, महाराष्ट्र आओ और काम पाओ कह रहे हैं। विमला श्रीवास्तव भी है हमारे साथ में, नीरज कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद शरीफ हैं कि एक पढ़ा लिखा मोहम्मद शरीफ लिख रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सोच समझ कर बोलता है, एक चाय वाला व्यक्ति अंदर सट बोलता है। लाल बहादुर यादव लिख रहे हैं कि आप सभी को गुड नाइट, समाजवादी सरकार जिंदाबाद। लाल बहादुर यादव जौनपुर से हमारे साथ जुड़ते हैं। आरडी यादव लिख रहे हैं नोटबंदी, संसद में विभिन्न भाषण, किसानों के आंदोलन को कुचलना आदि कुछ सनकी तानाशाह के उदाहरण हैं। और हरिओम लिख रहे हैं कि राजीव जी आप भी बैठे बैठे थक जाते हैं, आप बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं डीवी लाइव पर, सही बात है। हरिओम भाई आपको बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस लंबे प्रोग्राम को देखते हैं और लगातार आप बने रहते हैं। इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। शुरू से आखिर तक आप लोग बने रहते हैं। मैं जब कमेंट आप लोगों का तो आखिर में लेता हूं, लेकिन बीच बीच में जैसे ही मुझे मौका मिलता है चुप रहने का, तो मैं आप लोगों के कमेंट को, आप लोग देखते भी होंगे, आप लोगों के कमेंट को पढ़ता रहता हूं, और बहुत सारी जानकारियां आप लोगों से मिलती हैं। इसलिए अच्छा लगता है कि आप लगातार आप लोग जुड़े रहते हैं और अपनी बातों को लिखते हैं, रखते हैं यहां पर। और बहुत सारे साथी जुड़ते हैं। जावेद इकबाल जी भी जुड़े हुए हैं जो लिख रहे हैं कि बीजेपी एक तरह से हाइपर टेंशन में आ चुकी है, जिसको आने वाले आखिरी चरणों में देख सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद इकबाल जी कि बीजेपी हाइपर टेंशन में, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सरकार उनकी वहां पर है यानी उत्तर प्रदेश में, और चाहेगी कि सरकार बच जाए। लेकिन जो अमलेंदु उपाध्याय जी बात कह रहे थे, बहुत पते की बात इसलिए कह रहे थे कि, और उसमें भी कि आखिर आप मुद्दों पर आधारित चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं, आप उससे इतर जाने की कोशिश में। और अभी तक तो ऐसा होता था कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी बोल दिया उसे सत्य वचन मान करके लोग आगे बढ़ जाते थे। लेकिन ग्राफ सबका चढ़ता है तो गिरता भी है। गेंद को अगर उछालो तो जितनी तेजी से ऊपर गेंद जाती है उतनी तेजी से गेंद नीचे भी आती है। तो ये बात सबको समझना चाहिए कि आप जितनी तेजी से ऊपर चढ़ते हैं उतनी तेजी से गिरते भी हैं। लेकिन क्या ये
गिरावट का दौर जारी है, ये 10 मार्च को पता चलेगा, क्योंकि एक चुनाव हमने 2021 में देखा और उसमें भी वेस्ट बंगाल का चुनाव, आप खुद बिलोंग करते हैं जावेद इकबाल जी वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल का चुनाव यानी पश्चिम बंगाल का चुनाव हमने देखा जहां भाजपा बिल्कुल अपनी पूरी दमदारी के साथ, और जितने भी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल आते थे उसमें यही होता था कि भाजपा की सरकार बन रही है, सिर्फ डीबी लाइव के ओपिनियन पोल को छोड़ दें तो। लेकिन क्या हुआ था, सरकार जो है भाजपा की नहीं बनी, क्योंकि धरातल पर जाकर के आप रिपोर्टिंग करेंगे, धरातल पर जमीन पर जाकर के उतर के आप सर्वे करेंगे तो पता चलेगा कि क्या है। और वो अगर प्रोग्राम में हम रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, प्रोग्राम के तहत अगर हम बताने की कोशिश करते हैं कि आप इन मुद्दों पे बात कीजिए, बेरोजगारी सबसे, हमारे साथी अवनीश कह रहे थे कि कल जब युवाओं से हमने बात की तो युवा कहते थे कि हमने जिस मुद्दे पे वोटिंग की है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी तो मुद्दा है, लेकिन आप इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करते हैं। दबाने की कोशिश करके आप कब तक आगे बढ़ पाएंगे, कितने साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कभी ना कभी गिरेंगे तो इसलिए ये एक अलग तरह का चुनाव है। और खासकर ये वक्त जो है यानी अभी का जो चुनाव है और उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट सबके लिए, वो समाजवादी पार्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो बसपा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो प्रियंका गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी की सब कुछ दांव पर है। प्रधानमंत्री लगातार आज से नहीं पिछले 6 महीने से उत्तर प्रदेश पर नजरें गड़ाए हुए ही नहीं बल्कि बार बार उत्तर प्रदेश जाते रहे हैं, बार बार। चुनाव से पहले आपको याद होगा कि हमने ही आंकड़े दिए थे कि 1 महीने में शायद 7 से 8 बार या 13 बार जा चुके थे उत्तर प्रदेश अलग अलग जगहों पे, 7 तो उन्होंने परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। इसलिए चुनाव जो है वो चुनाव दर चुनाव, और खासकर जो अभी का चुनाव है, चौथे फेज का चुनाव, जैसे हमारे वरिष्ठ पैनलिस्ट विजय शंकर सिंह जी कह रहे थे कि ये चुनाव चौथे फेज का चुनाव, जिसमें ये जो 59 सीटें हैं, 59 सीटों में से 51 सीटें कांग्रेस बीजेपी के पास थी। 51 सीटें बचा पाना और उसके लिए जद्दोजहद में लगना, और कुछ भी अगर आप बोल देते हैं कब वो बैकफायर कर जाए इसका आता पता नहीं। मैनेजमेंट, चुनावी मैनेजमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन जनता का मैनेजमेंट जो कि अगर चाह ले कि नहीं अभी आपको हमें हटाना ही है तो फिर तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। और वोट देने के अधिकारी तो एक ही है, वो है जनता। तो ये लोक पर्व है, यानी लोगों का पर्व, और इस पर्व में आप सब भागीदार बनिए। मेरी अपील हमेशा रहती है, जहां आप लोग हैं चौथे फेज में जो जहां है वहां वोट कीजिए, और जाइए अपने घर से निकलिए, वोट कीजिए। परसों है, और परसों आप लोगों के बीच हम बहुत कुछ लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले कल शाम 6:30 बजे तो उपस्थित होंगे ही। रवि कुमार जी हैं जो कह रहे हैं पंजाब में कांग्रेस आ रही है क्या, रवि कुमार पूछ रहे हैं। 7 तारीख को बताऊंगा भाई, अभी क्योंकि सार्वजनिक मंच से ये बात कहना हमारे लिए ठीक नहीं है कि कौन कहां आ रहा है। पंजाब में चुनाव खत्म हो गया है, और इतना रवि भाई ये तो जरूर बता दूं कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है, और चरणजीत सिंह चन्नी का ऑफिशियल 111 दिन बहुत ही काम कर गया है कांग्रेस के लिए, और जमीन पर कांग्रेस बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। दिल्ली और इधर उधर बैठे हुए पत्रकारों और बाकी लोगों के जरिए जो आम आदमी पार्टी के लिए आप लोग सुनते आए हैं, उससे इतर पंजाब के लोग बाहर निकल के जो वोट देने गए हैं उनकी बातें अगर पूछेंगे, उनसे जाकर के अगर बात कीजिए तो बात कुछ और है। तो इसलिए क्या वहां कांग्रेस आ रही है कि आम आदमी पार्टी आ रही है, या बसपा और अकाली का गठबंधन आ रहा है, ये सब कुछ, या नया गठबंधन नए दल के साथ भाजपा का आ रहा है, ये भी देखना होगा। तो बहुत कुछ है, लेकिन चर्चा करते रहेंगे हम। घनश्याम जी पशुहारी बलिया से हैं जो कह रहे हैं मुद्दे विहीन भाजपा अपने ही जाल में फंसती जा रही है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा के प्रतिकूल आचरण भी भाजपा को डुबाने जा रही है। जनता के मिजाज को भांपना मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं घनश्याम जी आप। जावेद अहमद भी हमारे साथ हैं, रामपाल सिंह जी हैं, सपा कह रहे हैं, AK यादव भी हमारे साथ, बहुत सारे साथी बने हुए हैं। आप लोग देख ही रहे हैं जो कमेंट बॉक्स के कमेंट को देख रहे हैं। और जितेंद्र क्लासेस लिख रहे हैं कि सपा 350। हरिओम जी कह रहे हैं बीजेपी नहीं आएगी देश में कहीं भी, ये लोगों का ने फैसला कर लिया है। और
ऐसे ही आरडी यादव हैं जो कि आईटी सेल के पेड वर्कर्स फेल हो चुके हैं, र्यूमर सेल काम नहीं कर पा रही है। और ऐसे ही कुंदन प्राइम टाइम लिख रहे हैं कि जनता की मांग है भाजपा मुक्त देश। जाफिर मंसूर हैं जो कह रहे हैं आप भी खूबसूरत बात की पत्रकारिता भी खूबसूरत है। बहुत धन्यवाद जाकिर मंसूर जी, आपको आप लिख रहे हैं, आपकी खूबसूरती लिखने में है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लिख रहे हैं। अभिषेक सिंह जी भी हमारे साथ, मनोज कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं, दैया अनवर भी हैं, जैनुल अंसारी गुड नाइट लिख रहे हैं। तो दोस्तों जगदीश चंद्रा भी हैं, SP 220+ बता रहे हैं। सब अपने अपने अंदाज में अपने हिसाब से अपनी बातों को रख रहे हैं। मोहम्मद यूनुस भी हैं जो कह रहे हैं सर जी हम आपके पुराने, बिल्कुल हाजी मोहम्मद यूनुस जी, आपको बिल्कुल ध्यान है, आपका नाम मैं बिल्कुल याद है। मदीना का मुसाफिर है, अब की बार अखिलेश यादव सरकार, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद लिख रहे हैं। और जावेद इकबाल जी गुड नाइट, शब्बा खैर एवरीवन लिख रहे हैं। और मैं भी अब आप लोगों को गुड नाइट कहना चाहता हूं और कल शाम 6:30 बजे आप लोगों से फिर रूबरू होऊंगा कुछ पैनलिस्ट मित्रों के साथ और साथ में आप तमाम दोस्तों के साथ। तो अभी मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए हमारे दूसरे कार्यक्रमों के साथ और कल शाम 6:30 बजे आपका इंतजार रहेगा। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।